अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम। वीकेंड पे हम आपके लिए लेके आते हैं एक सेमिनार और फ़िलहाल पिछले हफ्ते और आज जो हम टॉपिक एड्रेस कर रहे हैं अपने तमाम विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के दरमियान, और यहाँ पे आज प्रोग्राम में मैडम उज़मा सदाकत इस सेमिनार को हेड करेंगी और हमारी 3 प्रेजेंटर्स जो हैं जो ख़ास इस टॉपिक पे जो मैं अभी अनफोल्ड करूँगा जिसमें बात करेंगी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं महाविश इदरीस, उनके साथ हैं रिदा ज़हरा और उनके साथ जो है मिस का नाम मैं भूलता हूँ, आज नहीं आपने बताना, आई हैव टू टेस्ट माई मेमोरी, और ये है मिस साजिदा अनवर। तो बाकी जो उनके नाम मुझे नहीं बताने पड़ेंगे, मगर आज के प्रोग्राम में हम कई मरतबा चीज़ों को समझते हैं कि वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, कोई मेरिकल हो जाएगा, और हमारे लव्ड वन जो हैं वो भी किसी मेरिकल का इंतज़ार कर रहे होते हैं और अपने जो पैटर्न्स होते हैं ख़ास तौर पे जो ज़िंदगी में उनको तकलीफ़ दे रहे होते हैं उनको जारी रखते हैं। और अगर ये एडिक्टिव बिहेवियर्स हों और एडिक्शन में भी सब्सटेंस एब्यूज़ का सामना हो, यानी कि कोई ऐसे केमिकल्स हों जिनको हम ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये फैमिली सोच रही है कि हमारा प्यारा जो है खुद ही ठीक हो जाएगा, और हमारा जो प्यारा है वो कह रहा है कि शायद अभी ऐसा कोई रॉक बॉटम नहीं हुआ, अभी इतना नुकसान नहीं हुआ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये जो एक सोच है, ये जो एक पैराडाइम है, ये जो एक गलत फहमी है, ये कई मरतबा बहुत से नुकसानात का मौजब बनती है। आज के प्रोग्राम जो कि पिछली मरतबा जो सैटरडे को हमने प्रोग्राम किया था उसी की अगली कड़ी है, और मैं महाविश इदरीस से कहूँगा कि उसको लेके चलें। प्रोग्राम का उन्वान है मज़ीद इंतज़ार जुल्म होगा, और बात हम कर रहे हैं नशे से किस तरह से किसी को बहाली लेके दी जाए, कैसे छुटकारा लेके दिया जाए, कैसे उनके अपने अंदर ये तड़प पैदा हो और फैमिलीज़ को कैसे एम्पावर किया जाए। ओवर टू यू मिस महाविश इदरीस। Thank you so much, Dr. Ijaz. Well, in the last program, we have talked about the disease concept, which has been brilliantly and comprehensively explained by my colleagues, Ms. Sajda and Ms. Rida, talking of which that our brain is disrupted by these external chemicals or drug addiction in such a way that it changes the entire brain chemistry. Or ironically speaking, हमारी जो भी ड्रग एडिक्ट होता है उनकी बिहेवियर या उनका माइंड इस तरह से डिस्टर्ब हो चुका होता है कि वो जो गलत काम भी कर रहे होते हैं वो भी इन्हें ठीक लग रहा होता है। एंड द सेम थिंग इट गोज इन द फैमिलीज के भी बिहेवियर सही हैं, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच हैव बीन लॉस्ट बाय द फैमिली, एंड वी कैन गेट एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल, एंड दैट इज द रोड ऑफ इंटरवेंशन। बट बिफोर वी टॉक अबाउट इंटरवेंशन, I'll ask Ms. Rida to talk about certain patterns of the families which create hurdles to move into the treatment. So, Ms. Rida. हर्डल्स के अंदर मिस महाविश ने जैसे बताया कि इंटरवेंशन में स्पेशली बहुत हर्डल्स में प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, बहुत सारी हर्डल्स आ रही होती हैं। उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि फैमिली अपने आप को डिटैच नहीं कर सकती अपने इमोशंस को फ्रॉम द अल्कोहलिक। वो इतने ज़्यादा दे आर सो मच इन लव विद द पर्सन कि दे कम्प्लीटली दे इनेबल दोज बिहेवियर्स जो कि उनके लिए बेहतर नहीं होते। तो सबसे पहले तो फैमिलीज़ को दे नीड टू डिटैच देमसेल्फ, अपने जज्बात में उनको काबू रख के उनको इंटरवेंशन और बाकी बेहतरी के जितने भी टेक्निक्स हैं उनकी तरफ फोकस करना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 एक चीज़ ये आती है कि एवरीवन थिंक्स इट्स नॉट माय बिजनेस टू इंटरफेयर इन गेटिंग द पर्सन द ट्रीटमेंट। हर कोई ये समझता है कि ये बंदा इंटरवीन करेगा, ये करेगा, और इसी इंतज़ार के अंदर बाज़ दफ़ा इतना टाइम गुजर जाता है कि बाय द टाइम द पेशेंट इज़ टेकन फॉर द ट्रीटमेंट इट्स ऑलरेडी टू लेट, और वो बहुत आगे की स्टेजेस पे होती हैं। जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में भी मिस उज़मा ने एक्सप्लिसिटली बताया था कि स्टेजेस किस तरह से आगे लीड कर जाती हैं, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट दैट। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ वाज़ेह करना चाहूँगी। जब हम डिटैचमेंट की बात करते हैं तो ज़्यादातर फैमिलीज ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करती हैं कि अच्छा इसका मतलब है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और जब ये खुद ही तमाम नुकसानात को हजम करना शुरू करेगा, फेस करना शुरू करेगा, तो फिर एक दिन ये सोचेगा कि अब उसे इलाज की ज़रूरत है। सो यहाँ फैमिली को हम डिटैच्ड अटैचमेंट सुजेस्ट करते हैं। डिटैच्ड अटैचमेंट से मुराद ये है कि फैमिली वो काम करती है जिससे पेशेंट की कोई मदद हो सके, लेकिन जिस कामों से डिजीज की कोई हेल्प हो रही होती है फैमिली उन कामों से अपना हाथ जो है वो पीछे खींचने की तरफ जाती है, जिसमें दो बड़े कॉमन बिहेवियर हैं। एक इनेबलिंग है, दूसरा प्रोवोकेशन है कि फैमिली उन चीज़ों से बाज रह के
अपनी स्किल के ऊपर गौर करती है कि उन्हें क्या चीजें सीखने की जरूरत है जिससे दुरुस्त वे में पेशेंट की जो मदद है वो उसको की जा सके, ताकि वो ड्रग को छोड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दे। सो डिटैच्ड अटैचमेंट की जरूरत है कि जब उन्होंने कुछ करना हो तो अटैच हो जाए पेशेंट के साथ, और जब लगता है कि वो कोई हेल्प नहीं कर पा रहे तो फिर अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंट कर लें इमोशनली या फिजिकली, और अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। ऐसे टूल्स लर्न करें जिसके थ्रू सही मदद जो है वो दी जा सकती है। मैडम उस्मा और रिदा, यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि डिटैच्ड अटैचमेंट में अगर जो भी उसकी मदद करना चाह रहा है, जो भी नशा कर रहा है उसकी मदद करना चाह रहा है, और उसकी मदद करने में इतना वो आगे निकल गया कि अपना ही ख्याल रखना उसने छोड़ दिया है, और अपना कोई ख्याल नहीं, ना एक्सरसाइज का ख्याल रख रहा है, ना स्लीप का, ना न्यूट्रिशन का, वो खुद वो शहीद वफा बन गया है, तो इज दैट राइट थिंग टू डू? नहीं, ये को डिपेंडेंस है जिसको आप शहीद वफा कह रहे हैं, कि वो अपनी आपको निगलेक्ट करके हम वक्त पेशेंट का ही ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है। और ख्याल से मेरी मुराद है कि उसका चौकीदारा कर रहा है, उसके फ्रेंड्स को डांट डपट कर रहा है, पेशेंट को डांट डपट कर रहा है, जहां जहां से वो नशा खरीदता है उन बूटलेगर्स के पास वो जाता है और वो कहता है कि तुम इसको नशा मत दो। लेकिन जो अपने करने वाले काम हैं, यानी ये सीखना कि कैसे इस पेशेंट को कोई मदद फ्राहम की जा सकती है, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देता, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखता। कोई मेडिसिन अगर वो ले रहे हैं तो वो उसका ख्याल ज्यादातर फैमिली मेंबर्स नहीं रखते। कोई वॉक, कोई एक्सरसाइज, अपनी जो सोशल एक्टिविटीज हैं वो उन्हें बिल्कुल ही छोड़कर 24 घंटे पेशेंट का चौकीदारा करने में लगे रहते हैं। और चौकीदारा से मुराद है कि वो पेशेंट और नशे के दरमियान कोई हर्डल क्रिएट करना चाहते हैं ताकि नशा उनके मरीज तक ना पहुंच सके। एक फैमिली को ग्रेसफुली ये बात मानने की जरूरत है कि ये जो 2 टांगों वाला इंसान है इसका 24/7 चौकीदारा नहीं किया जा सकता। जब किया नहीं जा सकता तो हमें फिर अपनी एनर्जीज को इस तरफ सर्व करने की बजाय उन्हें कोई पॉजिटिव वे में चैनलाइज करने की जरूरत है। और वो चैनलाइज ये हो सकता है करना कि आप कोई किताब पढ़ना शुरू करें जिससे आपको मदद मिल सके कि नशे के मरीज के साथ बातचीत कैसे की जा सकती है। आप गूगल के ऊपर कोई सर्च करके आर्टिकल रीड आउट करें कि कैसे राइट वे में हेल्प जो है वो मैं किसी काउंसलर से लेकर अपने पेशेंट तक वो हेल्प जो है वो पहुंचा सकती हूँ, जा सकता हूँ। और ये जो मदद है इसको हम अटैचमेंट कहेंगे कि जब आप अपने पेशेंट के लिए कुछ लर्न कर रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, किसी काउंसलर के पास बैठकर कुछ चीजें सीख रहे हैं, तो आप अटैच हो रहे हैं उस प्रॉब्लम के साथ। लेकिन जब घर के अंदर वो उधम मचा रहा है, ड्रग्स करके आया है, तो फिर आप अपने आप को डिटैच कर लें, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल आप कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकते, तो अपने आप को आप डिस्टेंट कर लें, उससे बातचीत ना करें। सो डिटैच्ड अटैचमेंट के जब आप मसला हल करना चाहें तो उसके लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप अटैच हो जाएं, अगर नहीं कर सकते तो फिर वक्ती तौर पे आप अपने आप को थोड़ा डिस्टेंट कर लीजिए। बिल्कुल, मैं मैम की बात से एग्री करूंगी, बल्कि फैमिलीज अक्सर इस चीज़ में लगी होती है कि पेशेंट का रवैया सही करने के बजाय अपने आप को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर रही होती है। इसको कहते हैं, एक टर्म है द आर्ट ऑफ कंटॉर्शन, कि वो अपने आप को इस तरह से ट्विस्ट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन के उसकी डिजीज को बल्कि वो इनेबल कर रहे थे, जैसे कि मैम ने अभी बताया। उसके अलावा फैमिली फेयर से ऑपरेट कर रही होती है कि अगर हम इंटरवीन करेंगे तो पता नहीं हमें कि किस तरह से आगे रिस्पॉन्स देगा, दे विल नॉट लिसन टू अस। और पुराने वही वेज अप्लाई कर रही होती है जो कि पहले भी फेलियर की तरफ ही लीड किए होते हैं। एंगर से ऑपरेट कर रही होती है, मैम ने को डिपेंडेंसी बताई है, उससे ऑपरेट कर रही होती हैं। और प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि इस चीज़ को अभी फ़िलहाल मत डिस्कस किया जाए या इसको बाद में किया जाए, एंड दे आर नॉट अडॉप्टिंग द राइट वेज। बाकी मिस माविश विल लीड ऑन टू द इंटरवेंशन। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़ेदार सी बात की मिस रिदा ने, आर्ट ऑफ कंटॉर्शनिस्ट। कंटॉर्शनिस्ट वो लोग होते हैं जो आप डिफरेंट सर्कस के प्रोग्राम्स में देखते हैं, तो छोटी एज के बच्चे हैं जो कि एरोबिक्स कर रहे होते हैं या अपने बॉडी को बेंड करके अपने टांग को गर्दन के पीछे से लाकर दिखा रहे होते हैं, और वो यूं अपने बॉडी को बेंड करते हैं कि बज़ाहिर आपको बड़ा वो दिलचस्प और इंटरेस्टिंग लगता है, बट एक्चुअली वो बड़ा पेनफुल चीज है, उसको कंटॉर्शनिस्ट कहते हैं। सारी फैमिलीज जो कि नशे की बीमारी को घर में भुगत रही होती हैं वो यूजुअली अपने आप को एडजस्ट करती चली जाती हैं। फर्ज करें अगर कोई फैमिली मेंबर रात को 8 बजे खाने के आदी है और पेशेंट उनका 12 बजे आता है, तो वो बगैर किसी वजह के, बगैर पेशेंट को जतलाए हुए वो अपना टाइम खाने का एक्सटेंड कर लेंगे कि 12 बजे अगर वो आता है तो फिर 12 बजे खाना शुरू कर दें। कुछ लोग जो हैं वो सुबह जल्दी उठने के आदी होते हैं, वो रात को 12 बजे खाना खाएंगे, उसके बाद उसके साथ कोई गपशप करने की तरफ जाएंगे, फिर सुबह जल्दी भी उठेंगे जिससे उनकी सेहत काफी अफेक्ट होती है। इसी तरह से अगर कोई हस्बैंड घर में अल्कोहलिक है और वो लड़ता झगड़ता है और बीवी चाहती है कि बच्चे ना देखें,
तो वो उसे कहती है कि अच्छा तुम निचले फ्लोर पे जाकर सो जाया करो, अगर तुमने ड्रिंक करनी होती है हम ऊपर वाले फ्लोर पे सो जाते हैं, जिसका मतलब है कि बच्चे उस चीज को असेस ना कर सकें कि फादर की क्या कंडीशन है, और ये वो अपने आप को पेशेंट की बीमारी के इर्द गिर्द एडजस्ट करते चले जाते हैं। अपने ख्याल में वो ये सेक्रीफाइसेस इसलिए कर रहे होते हैं कि शायद इनसे पेशेंट को कोई हेल्प मिल सकेगी और वो नशा छोड़ने का सोचेगा या छोड़ने की कोशिश करेगा। सो दर हकीकत ये जितनी भी एडजस्टमेंट फैमिली मेंबर्स करते हैं ये बेसिकली उसको नशा करने में कोई सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और उसका नशा जो है वो कंटिन्यू ही रहता है। मिस आप इससे पहले कुछ कहें और प्लीज जरूर कहिएगा। मुझे इनकी बात से एक छोटी सी बिल्कुल छोटी सी कहानी सी याद आ गई, और ये मेल एडजस्टमेंट के मुताबिक आप एडजस्टमेंट की बात, तो मेल एडजस्टमेंट तो एक वो था मेंढक जो था वो कहीं किसी पानी में गिर गया और उसके नीचे उन्होंने आग जला दी। तो हल्की सी आग थी तो मेंढक ने कहा कि अभी तो कोई मसला नहीं है, मैं इतनी आँच तो बर्दाश्त कर ही लूँगा। वो आँच बढ़ती चली गई और मेंढक ने सोचा कि अभी मैं खुदक के बाहर बाद में जाऊंगा, अभी तो मैं एडजस्ट कर ही लूँगा। हत्ता कि इट स्टार्टेड बॉइलिंग और वो टॉलरेट करता रहा और पेन को बर्दाश्त करता रहा और उसकी बॉडी अडेप्ट करती रही, और ये मेल एडजस्टमेंट है। सो फैमिलीज भी जब इस सारे सिनेरियो में होती हैं और हर रोज घर में कोई एक छोटा या बड़ा क्राइसिस है और उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है उसके साथ या मैनेज करना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को श्रिंक करती हैं, कहीं पीछे हट के, कहीं कुछ ऐसा करके जिससे पेशेंट की एडिक्शन जो है वो तो कंटिन्यू रहती है, लेकिन वो सारे के सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो पेन में हमावक्त चलते रहते हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे जब इलाज के बाद जाते हैं तो वो अपनी बीवियों को कहते हैं कि आप राब्ता मत रखिएगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, अगर आप राब्ता रखेंगे ट्रीटमेंट सेंटर के साथ तो फिर मैं जरूर नशा करने की तरफ जाऊंगा। सो फैमिली इस फियर से कि अगर हम राब्ता रखने की तरफ जाएंगे काउंसलर्स के साथ तो हो सकता है ये ड्रग्स छोड़ दे, वो राब्ता खत्म कर देते हैं। अब जब राब्ता खत्म करते हैं तो पेशेंट की एक बात ऐसी मानी जाती है जो कि मानने की जरूरत फैमिली को नहीं होती और ये बात उसके इलाज में रुकावट पैदा करती है। उसके बाद पेशेंट कोई दूसरी बात मनवाने की तरफ जाता है और इवेंचुअली ही लीड्स टुवर्ड्स ड्रग्स। सो फैमिली को पहले स्टेप पे ही देखने की जरूरत है कि जो बातें पेशेंट मनवा रहा है हमसे उसका अंजाम क्या होगा। आगाज बज़ाहिर अच्छा ही लगता है और पेशेंट बड़े खुशनुमा वादे करने की तरफ जाते हैं और बड़े शानदार शख्सियत के चूंकि मालिक होते हैं, बातें बहुत अच्छी करनी आ जाती हैं नशे की बीमारी के दौरान और वो बड़े अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं, लेकिन वो ये सारी की सारी जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल है वो नशे को सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जिंदगी उनकी जो है वो खराब होती चली जा रही है। मैं सर जैसे आपने बात की मैन एडजस्टमेंट की और मैन फियर की बात कर रही है, फियर सारे इमोशन की जगह फियर ले लेता है फैमिली में, और यही वो एक प्रॉब्लम है जो कि फैमिली को हील करने में प्रॉब्लम कर रहा होता है कि जब उनको रिकवरी में हेल्प की जा रही होती है कि आप अपने लव्ड वन के साथ गुस्से से बात मत करें या बेजा उनको अनायते मत करें और अपने इमोशंस को जैसे डिटैचमेंट की बात की उसके अकॉर्डिंगली, यानी जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो हर सवाल में उनका फियर नज़र आ रहा होता है। अच्छा फिर वो ये तो नहीं कर देगा, अच्छा अगर हमने ये किया तो ये तो नहीं हो जाएगा। और सम टाइम जैसे मैम ने कहा कि हमें यानी थेरेपिस्ट को भी लूप में नहीं लेते, काउंसलर्स को भी लूप में नहीं लेते, पेशेंट अपने ही तौर पर चूँकि वो माहिर होता है वो अपने मतलब निकलवाने के लिए वो फियर का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर रहा होता है। तो वो धमकियाँ दे दे कर फैमिली यूज्ड टू हो चुकी होती है और उन्हीं धमकियों की वजह से आफ्टर ड्यूरिंग द रिकवरी भी प्रॉब्लम आ रही होती है और वो समटाइम ट्रीटमेंट से नाता तोड़ देते हैं ये कह कर कि अगर अब दोबारा आपने मुझे कहा तो मैं ड्रग्स कर लूँगा, मुझे ड्रग्स से मना मत करें। तो सारे इमोशंस की, चाहे वो लव है चाहे वो कोई भी इमोशन है, वो फियर ले लेता है और फैमिली दे बिकम यूज्ड टू इट कि वो अगर नहीं फियर से ऑपरेट करते तो उनको अपना टाइटल ही ऑन करने में डिफ़िकल्टी हो रही होती है कि अगर वो ये नहीं सोचेंगी कि उनके बच्चे ने खाना खाया और अगर मैं ये कहूँगी तो वो खाना नहीं खाएगा या घर छोड़कर चला जाएगा तो मैं अच्छी माँ ही नहीं, मैं अच्छी वाइफ ही नहीं। सो सारे इमोशंस का जो एक रोल है वो फियर का है एंड फैमिली को इसी इमोशन पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है कि मेरिट पे बात की जाए, लेवरेज जहाँ पर देने की ज़रूरत है वहाँ पर दी जाए, बेजा इसको मत दिया जाए और अपना ख्याल रखा जाए, प्रॉब्लम की नेचर को अंडरस्टैंड किया जाए, ना कि अपने तौर पर चीज़ों को बेहतर करने की तरफ जाया जाए। मैं मैम की बात में ये भी ऐड ऑन करूँगी कि जिस तरह मैम ने अभी एक्सप्लेन किया कि फैमिलीज बहुत कुछ कर रही होती हैं
तो हमारे पास विलिंग लिस्ट में जितने भी पेशेंट्स आते हैं तो हमें ये बताया जाता है सिर्फ पेशेंट्स पे नहीं काम होता बल्कि उनकी फैमिलीज पे भी काम होता है, क्योंकि डिजीज़ जो होती है वो फैमिली में भी होती है और पेशेंट के अंदर भी होती है। सो इट्स द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो आपको दोनों तरफ ही आपको यू हैव टू वर्क एज ए इंटरवेंशनिस्ट। तो मिस माविश आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगी। सर इसी में ही मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अपार्ट फ्रॉम ऑल मैल अडेप्टिव एडजस्टमेंट्स, जैसे मिस शुमाइला ने फियर की बात की, मैंने इमोशनल डिटैचमेंट की बात की या मैल अडेप्टिव एडजस्टमेंट्स की बात की, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं फैमिलीज़ में। लाइक दे थिंक कि अगर वो सिंपल एक कम्युनिकेशन कर लेंगे विद द एडिक्ट, विद द लव्ड वन, तो इट विल गेट एवरीथिंग राइट। ये भी बहुत बड़ी हर्डल होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये चीज़ होनी होती तो ये बहुत पहले हो चुकी होती, ठीक है, लाइक मैनी ईयर्स बिफोर, जब से वो नशे में है। सो हेयर इट इज़ द बेसिक रीज़न कि फैमिलीज़ को इंटरवीन करने की ज़रूरत है एज अ टीम। सो जैसे हमने मैल अडेप्टिव एडजस्टमेंट्स की बात की, ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज़ चेंज। सो व्हाट इज़ लॉस्ट और व्हाट इज़ स्टॉलन फ्रॉम द फैमिलीज इज़ देयर इंटेग्रिटी। या ना वो वैल्यूज़ रहीं, ना वो बिहेवियर्स रहे, ना वो थॉट्स रहीं उस फैमिली में। सो देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। सारी फैमिली एक गलत एक पटरी से उतर गई है। सिर्फ एक एडिक्ट उतरा, उसके पीछे उसकी फैमिली भी उतर गई है। अच्छा, पेशेंट सबसे बड़ा जो कार्ड प्ले करता है वो ड्रग्स करने का करता है, और फैमिली का ख्याल ये बज़ाहिर होता है कि अगर इसने नशा किया तो फिर ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। दर हकीकत सबसे बड़ी गड़बड़ जो है वो पेशेंट का फैमिली की छोटी सी बात को भी ना मानना है। फ़र्ज़ करें अगर वो पानी का ग्लास भी एक अपनी अम्मी को लाकर नहीं देता मांगने पे, या अब्बू को लाकर नहीं देता, तो फिर वो ड्रग्स कैसे छोड़ेगा। सो फैमिली को आई थिंक इस जो ट्रम्प कार्ड पेशेंट के पास होता है कि आप मेरी फलां बात नहीं मानेंगे तो मैं ड्रग्स कर लूँगा, आप मुझे ये नहीं करने देंगे तो मैं ड्रग्स कर लूँगा। रिसेंटली एक मूवी है हिंदी मीडियम, अगर आपने वॉच की हो, और उसमें वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को मैनिपुलेट करती है, और जब भी कोई बात उसने मनवानी होती है तो वो अपनी बेटी को एक कार्ड के तौर पे यूज़ करती है और कहती है देखो अगर ये अच्छे स्कूल नहीं गई तो फिर ये स्ट्रेस में जाएगी, और अगर ये स्ट्रेस में जाएगी तो फिर कहीं ड्रग्स ना कर ले। और ये उसकी सारी जो बातचीत शुरू होती है उसकी तान आहर में ड्रग्स करने पे टूटती है, और हस्बैंड इस बात से परेशान होकर कि वो छोटी सी जो 4 साल की बच्ची है ये बड़ी होकर ड्रग्स करने लगेगी। वो अपनी बीवी की ऐसी बातें भी मानता है जो कि एक्चुअली उसकी अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं होता। वो झूठ बोलना सीख लेता है उस प्रोसेस के दौरान, वो लोगों को मैनिपुलेट करना सीख लेता है, वो अपनी वैल्यूज़ के दायरे में से निकलकर ऐसी वैल्यूज़ को अडॉप्ट करता है जो कि एक्चुअली ना उसने कभी ज़िंदगी में सोचा होता है, ना उसने कभी करने का अंदिया जो है वो जाहिर किया होता है। सो फैमिली मेंबर्स भी यही करते हैं कि उनका पेशेंट एक ट्रम्प कार्ड यूज़ करता है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं ड्रग्स करूंगा, अगर आप मुझे ये इजाज़त नहीं देंगे तो फिर मैं ड्रग्स कर लूंगा, अगर आप मुझे फलां चीज़ नहीं लेकर देंगे तो फिर मैं ड्रग्स कर लूंगा। और फैमिली ट्रैप होते होते बहुत दूर तक निकल जाती है और पेशेंट का ड्रग्स करना फिर भी साथ साथ चलता रहता है। फैमिली को बज़ाहिर जो है वो अपनी रिट इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है कि अगर पेशेंट फैमिली की छोटी छोटी बातें मानता है तो कल को जब वो बड़ी बात मनवाने की तरफ जाएंगे तो पेशेंट उसको भी मान लेगा। लेकिन अगर वो कोई बात मानता ही नहीं है और ये कहता है कि बस मेरी बातें मानते जाएं ताकि मैं ड्रग्स ना करूं, तो इस खेल में से फिर कुछ भी नहीं निकलेगा। इवेंचुअली वो नशे भी करेगा और आपकी जिंदगियां जो हैं उसकी जिंदगी के साथ चूंकि जुड़ी हैं तो कुछ बर्बादी का हिस्सा जो है वो आप तक भी पहुंचता रहेगा। फैमिली को जो हेल्प जो इनिशिएट होती है वो इस सोच के साथ होती है कि इसका ड्रग्स करना ना करना बाद की बात है। पहली चीज ये है कि क्या ये हमारी बात को मानने की तरफ जाता है। अगर ये मानना शुरू करता है तो इवेंचुअली कल को जब आप ड्रग्स के मौजू पे भी बात करेंगे तो वो उसको भी छोड़ने पे राजी हो जाएगा। लेकिन अगर वो बात ही नहीं मानता आपकी तो फिर ड्रग्स कहाँ उसने छोड़ने हैं और फिर तान यहीं पे टूटेगी कि फिर मैं ड्रग्स कर लूंगा और वो फिर कर भी लेगा। फैमिलीज का मतलब मैनिपुलेट हो रही होती है और जो लव्ड वन होता है जो ड्रग्स कर रहा होता है वो मैनिपुलेट कर रहा होता है, वो ब्लैकमेल कर रहा होता है, वो वीटो थ्रेट्स दे रहा होता है। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से ये जो मैनिपुलेट करना भी कहीं ना कहीं वो फैमिली से ही सीखता है कि जो वो ड्रग की बात करते हैं और फैमिली फिर और ज्यादा फैमिली खुद ही उसे तरकीबें देती है कि देखो अगर हम तुम्हें ये ले दें तो तुम फिर नशा नहीं करोगे, अगर हम तुम्हारे लिए ये कर दें तो फिर वो तुम ड्रग्स नहीं करोगे। और वो सीख लेता है कि हाँ इसका मतलब है कि ये सादे लोग हैं तो इन्हें मैं मैनिपुलेट बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। तो यहीं से मैं आगे लेके चलूंगी कि व्हाट शुड बी डन नाउ। इतनी बर्बादी अगर फैमिली में हो गई है तो व्हाट शुड बी डन। सो वी कैन गेट एवरीथिंग बैक थ्रू द रोड ऑफ इंटरवेंशन, प्रॉपर इंटरवेंशन। प्रॉपरली अगर आप इंटरवीन करना शुरू करते हैं एक ड्रग एडिक्ट की लाइफ में तो वी कैन गेट एवरीथिंग बैक। और इसको कहते हैं मदाखलत बराए इस्लाह। सो
यहाँ पे मैं सिर्फ फैमिलीज़ को ये बात कहूँगी कि फैमिलीज़ के अंदर ये करेज होती है, दे हैव दैट करेज आइदर टू सपोर्ट द डिजीज़ और आइदर टू सपोर्ट द रिकवरी। सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स उन्होंने फॉलो करने हैं जो मैंने पहले भी इन पे एम्फसाइज किया था। हैव ज़ीरो टॉलरेंस फॉर अनट्रीटेड एडिक्शन। किसी भी चीज़ पे, जैसे मैम ने कहा, उसे इनेबल नहीं करना या उसे प्रोवोक नहीं करना, ठीक है, एक रेट इस्टेब्लिश करनी है। एंड सेकेंडली यू शुड हैव द करेज टू से नो। एंड यहाँ पे जब हम बात करते हैं वी शुड हैव द करेज टू से नो, यहाँ पे बात आ जाती है हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल पे। फैमिलीज ये बात करती हैं, हम तो इन्हें मना कर रहे होते हैं, हम तो इन्हें डिस्करेज कर रहे होते हैं कि वो ना करें एडिक्शन या वो अल्कोहल ना लें, बट इंस्टेड वही बात है कि इसी आड़ में वो उनको एनेबल कर रहे होते हैं। So it's all the matter of your communication style. So before I move on to the actual communication style, जो 5 basic styles जो फैमिली में रन कर रहे होते हैं, जो जितनी भी एडिक्टिव फैमिलीज हैं, वो कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज़ एडवर्सरी स्टाइल। एडवर्सरी स्टाइल ये है कि इतना रिजिड स्टाइल होता है कि या तो मेरी बात हो या तुम मुझे नज़र ना हो, ठीक है। अगर तुम नशा छोड़ो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, तुम्हें मैं जायदाद से आग कर दूँगा, ठीक है। देयर इज़ नो स्पेस फॉर द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दूसरा हमारे पास स्टाइल होता है एग्रेसिव। उसके ऊपर शायद मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं शुमाइरा ने इसको इलैबोरेट कर दिया था कि हॉस्टाइल नहीं होना, ठीक है, एग्रेसिव नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। तीसरा है अपीज़र। ना व्हाट इज़ अपीज़र? दे वर्क सो हार्ड, जितने मतलब फैमिली मेम्बर्स इतने हार्ड वर्क करते हैं कि वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें ड्रग एडिक्ट की। वो समझते हैं कि अगर हमने इनकी प्रॉब्लम सॉल्व की तो इन रिटर्न वो चीज़ छोड़ देंगे। इसको भी मुझे वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे सीनियर्स ने एक्सप्लेन कर दिया। अवॉइडर, वो इस प्रॉब्लम को ही अवॉइड करते हैं। जैसे मिस उस्मा ने बात की कि वो कहते हैं कि आप नीचे चले जाएं ताकि बाकी लोग इफेक्ट ना हो, यानी हस्बैंड को कह रहे हैं कि आप नीचे चले जाएं, यानी वो चीज़ अवॉइड करें, उनकी सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रही। एंड द लास्ट वन इज़ एनालिस्ट। वो डिफरेंट रीजंस ढूंढते हैं कि क्यों हमारे लव्ड वन ने नशा शुरू किया, बिकॉज ऑफ क्यों इसकी बहुत डिप्रेस था, इसकी सेल्फ स्टीम बहुत लो थी, हम इसको बचपन में प्यार नहीं मिला, इसको घर में उतना अच्छा कंसिडर नहीं किया गया, इसको डांट चूंकि बचपन में ज्यादा मिली तो इस वजह से शायद ये नशे करना शुरू हो गया। ये रीजन पेशेंट ही उनके अंदर डाल रहा होता है। पेशेंट सुन रहा होता है आपस में जब पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं कि तुम चूंकि काम करती हो और तुमने प्यार नहीं इसको दिया, तुमने टाइम नहीं दिया, इस वजह से वो करना शुरू हो गया ड्रग्स। पेशेंट जो है वो कान लगा के सुन रहा होता है और फिर अगली सुबह वो कहते हैं चूंकि आपने मुझे बचपन में प्यार नहीं किया इस वजह से मैं ड्रग यूज कर रहा हूँ। सो ये सारी वही वजूहात हैं जो फैमिली मेंबर्स आपस में एक दूसरे को दे रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर वजह क्या है, नशा शुरू क्यों किया गया। अब सवाल ये नहीं कि क्यों किया गया, अब सवाल ये है कि जब कोई बीमारी डेवलप हो जाती है तो इसको मैनेज कैसे किया जाएगा। डायबिटीज क्यों हो गई, ये कोई बहुत अनोखा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फैमिलीज के लिए ये बड़ा एक पेचीदा क्वेश्चन है और वो समझते हैं कि अगर वो इसका जवाब ढूंढेंगे और उस जवाब को हल कर देंगे तो फिर शायद डायबिटीज जो है वो खत्म हो जाएगी, जबकि सवाल का जवाब ढूंढने के बाद भी बीमारी अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। सो बजाय इसके कि आप फैमिली मेंबर्स के तौर पे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करें इस सवाल का जवाब ढूंढने में कि नशा उसने क्यों किया, आपको आगे बढ़कर इस मसले को मैनेज करने की तरफ जाना है। जब मैनेज कर ले तो फिर आराम से, जब आज़ाद ख्याल हो, आपके पास टाइम हो, एनर्जी हो, तो फिर कभी बैठ के सवाल का जवाब जरूर ढूंढते रहें। एक बड़ी सादा सी मिसाल है कि जब कहीं पे आग लगी होती है तो सबसे पहली फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये है कि आप आग फौरन बुझाने की कोई तगदो करें और जब आग बुझ जाए तो फिर बैठ के आप सोच विचार कर लें कि ये लगी कैसे थी, कोई स्पार्क था, किसी ने लगाई थी, सिगरेट की वजह से लग गई, कैसे लग गई। सो नशे की बीमारी भी जब डेवलप हो जाती है तो फिर वजूहात तलाश करने से ये मसला हल नहीं होता, बल्कि ये मसला किसी ना किसी इलाज में जाने से ही हल होता है, लाइक मेनी अदर डिजीजेस। अच्छा, एक बात जो आगाज़ में इन्होंने पहला कम्युनिकेशन स्टाइल का, जिसमें कि जैसे अपोजिंग ग्रुप्स बन जाते हैं, जो नशा कर रहा है और जो उसके माँ बाप हैं, जैसे वो दो मुख्तलिफ पार्टीज़ और एक दूसरे को मुखालिफाना रवैया अपना लेते हैं। मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही कर रहे होते हैं कि भाई जो वो गलत काम कर रहा है उसको अगर वो एग्रेशन से, जो आपने दूसरा कम्युनिकेशन का स्टाइल बताया, तो उससे रोक रहे हैं, एग्रेशन से रोक रहे हैं, मुखालफत से रोक रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? देखें, इसका एक सादा सा सोल्यूशन ये है कि अगर तो अब्बा ने आग वाकतन करना है फिर तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दैट इज नॉट अ बेस्ट टूल, बट आई वुड से कि अगर तो वाकतन आग करना है फिर तो आप कह दें कि मैंने करना है, लेकिन अब्बा करते कोई नहीं आग,
शाम को उसको ढूंढने निकल पड़ते हैं कि किधर गया है, कहीं बाहर किसी थड़े पे ना सोया हुआ हो, उसने खाना खाया है या नहीं खाया। क्योंकि ये जितने भी स्टाइल्स के ऊपर मिस ने बात की, ये बेसिकली आपको तमाम फैमिली मेंबर्स के अंदर नजर आएंगे। घर में कोई एक होगा जो कि फादर फिगर हो सकता है, बाजुकात के वो ज्यादा धमकियां देने की तरफ जा रहा होगा कि मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा, मैं तुम्हें घर में दाखिल नहीं होने दूंगा। लेकिन फिर एक अम्मी किस्म की भी चीज घर में होती हैं जो कि अब्बा को टेम कर रही होती हैं और कहती हैं कि देखो मेरा बेटा रात को अगर गली में सोएगा तो मैं सो नहीं सकती सारी रात। फिर अब्बा का दिल पसीजता है और अब्बा उसको रात को ढूंढने निकलते हैं। सो सारी फैमिलीज जितनी भी नशे की बीमारी के साथ जूझ रही होती हैं, उस मसले के अंदर होती हैं, आपको ये तमाम कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो उन फैमिलीज के साथ नजर आएंगे कि घर में कोई ना कोई अपीजर भी होगा, मिन्नत समाजत कर रहा होगा, घर में कोई ना कोई होगा जो धमकी के साथ काम कर रहा होगा, कोई होगा जो तरला भी कर रहा होगा कि तुम क्यों नहीं छोड़ देते हो इन सारी चीजों को। कोई जो है सारे फैमिली मेंबर जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर भी उंगली पॉइंट आउट करते हैं, जिसको ब्लेम गेम आप कहेंगे कि ब्लेम गेम उस घर के अंदर बड़ा नुमाया रोल प्ले कर रही होती है कि हर ही बंदा कहता है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, और पेशेंट भी सुनता है तो वो कहता है अच्छा जी तुम्हारी वजह से ये हुआ। ह्यूमन हम बड़े ही फर्जाइल किस्म के लोग हैं। जब भी कोई बंदा 6 दफा अगर किसी को कहता है कि ये काम तुम्हारी वजह से हुआ है तो समहाउ हमारा ब्रेन बिलीव करने लगता है, क्योंकि ब्रेन बड़ा सादा सा है। जो भी बात आप उसको 6 दफा 8 दफा कहेंगे, इट वुड स्टार्ट बिलीविंग इन दैट थिंग, और वो कहेगा कि अच्छा शायद ये वजह थी, इसी वजह से इसने करना शुरू किया। अब जब हम खुद गिल्ट में जाते हैं तो हम ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं इनेबलिंग करने की, जिससे फिर मसले जो हैं वो और बढ़ रहे होते हैं। अवॉइडेंस की बात की तो बहुत सारी घरों के अंदर ऐसा होता है कि अगर कोई फादर फिगर एडिक्शन में या अल्कोहलिज्म का शिकार है तो बाज़ औक़ात बच्चे पढ़ने के नाम पे शहर छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं और कहते हैं मैं तो स्टडी करने फलां जगह जाऊंगा। बेसिकली वो उस घर से छुटकारा चाह रहे होते हैं जिसमें हमा वक्त कोई ना कोई क्राइसिस जो है वो जन्म ले रहा होता है और उन्हें अपने बाप को इस तकलीफदा सूरत हाल में देखना पड़ता है। सो अवॉइडेंस का ये भी है कि या तो आप उस बंदे से लातल्लुकी कर लें या आप नहीं कर सकते, आप किसी दूर देश में जाकर बस जाते हैं और कहते हैं कि बस ये मसला जब हल होगा तो फिर मैं इसको हल करने का सोच लूंगा, या कोई और आकर हल करने की तरफ चला जाएगा, तो फिर हम एक अच्छी फैमिली लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। इन शॉर्ट एडिक्शन जो है ये ना सिर्फ उन लम्हात को रॉब करती है जो कि आप बेसिकली एंजॉय कर रहे होते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लम्हात जो कि अगर घर में एडिक्शन नहीं है तो आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। एडिक्शन वो भी आपको एक्सपीरियंस नहीं करने देती और ना सिर्फ पेशेंट के लिए तकलीफ का बाइस बनती है बल्कि पूरी की पूरी फैमिली के लिए भी तकलीफ का बाइस बनती है। इससे कई दफ़ा पेशेंट को एक और रीज़न मिल जाती है ड्रग करने की कि मैं फिर सही करता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों के साथ अगर आप लोग मेरे साथ इस तरह से सलूक करते हैं तो। और इससे दूसरी तरफ फैमिली की भी एनर्जीज वेस्ट हो रही होती हैं, वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं और उसके बाद जब वो अग्रेसिव होते हैं तो उसके बाद फिर गिल्ट में भी जाते हैं और फिर वो नवाजियाँ भी करते हैं। तो एक विशियस सर्कल है जिसमें फैमिली जो है वो काफ़ी स्टक हो जाती है। मैं सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही थी कि ये जितने भी मैलएडिक्टिव कम्युनिकेशंस हैं या बिहेवियर है जो कि फैमिली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी ना किसी तरह से सीख जाती है, जो कि सबसे बड़ी हर्डल बन रहे होते हैं ट्रीटमेंट में लाने की, इसके पीछे ग्रीफ का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि फैमिली इटसेल्फ इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होती है कि हमारा लव्ड वन इस तरह की प्रॉब्लम, बिकॉज शेम अटैच होती है काफ़ी ज़्यादा। और ग्रीफ की स्टेट में आप बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उसकी स्टेजेस में डिफाइन किया होगा। आप डिनाइल में सम टाइम चले जाते हैं, आप गुस्से से काम कर लेते हैं, फिर आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ये कभी ना कभी फैमिली आपको लगेगी कि अच्छा अब ये डिनाइल में है, अच्छा फैमिली खुद डिनाइल में होती है तो इस तरह के कम्युनिकेशन स्टाइल को अडॉप्ट कर लेती है, कभी एंगर में होती है। उनका अपना ग्रीफ भी रिस्पॉन्सिबल होता है उनके इस तरह के बिहेवियर के लिए। सो देयर इज़ अ नीड कि वो इस प्रॉब्लम को, जैसे मैम ने डायबिटीज़ की एग्जांपल दी, सो डायबिटिक जो है जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बात को कि येस आई हैव अ प्रॉब्लम एंड आई नीड टू वर्क ऑन इट और मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इस ग्रीफ को जब तक वो रिकवर नहीं कर लेते तो फैमिली भी जब तक इस हकीकत को नहीं मान लेती कि हमारे लव्ड वन के साथ एक मसला है, एक बीमारी है और इसको हमें बेहतर करना है, इस कड़वी सच्चाई को जब तक वो नहीं मान लेते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी तरह के बिहेवियर्स, इसी तरह की कम्युनिकेशन जिसको मैलएडिक्टिव हम कह रहे हैं, उसी में अपनी एनर्जीज भी वेस्ट करती हैं और उसी में ज़ीरो रिजल्ट्स लेकर फिर वो ऐसा कोई बिलीव बना लेते हैं कि शायद अब इसकी ज़िंदगी में ही ऐसी गुजरेगी। ग्रीफ की आपने बात की,
और एक हम बात कर रहे थे ब्लेम गेम की। अच्छा, जब हम ब्लेम गेम कर रहे हैं और सभी एक दूसरे के ऊपर फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं, वी आर गोइंग इन सर्कल्स, वी आर नॉट रीचिंग एनीवेयर, ऐसे सारे सिनेरियो में, ऐसे मिलियो में किसी को एक लीडरशिप रोल देना, जो फैमिली की रिट इस्टेब्लिश करने की बात हो रही थी, किसी को अपना लीडर अपॉइंट करना सो दैट वी कैन मेक अ डायरेक्शनल एफर्ट, इज दैट गोइंग टू बी ऑफ सम हेल्प और इज इट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट? और ये लीडरशिप रोल फैमिली को लेना ही पड़ता है और ज़्यादातर फैमिलीज़ के अंदर कोई ना कोई एक बंदा आकर पहले किसी इलाजगा से रब्ता करने की कोशिश करता है और वो मसले को कोई सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है कि क्या ये हल होने वाला मसला भी है। आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये वो बंदा है जो कि लीडरशिप का रोल ले सकता है आगे चल के, अगर इसको ट्रेन किया जाएगा तो। जो भी मसला है हल करने के लिए कोई निकलेगा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर हाने ये है कि कोई ना कोई हेल्प किसी ना किसी जगह मौजूद है, जिससे हमारे घर में ये जो एक बर्बादी का सिलसिला चल पड़ा है उसको हम मैनेज करने की तरफ जा सकते हैं। जब आपके पास एक बंदा आता है तो फिर आप उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं बाकी फैमिली मेम्बर्स के हवाले से, और फिर आप उसमें से कोई एक टीम लीडर भी ढूंढते हैं। बाजुकात आप कोई 2-3 लोगों को मिलाकर लीडरशिप रोल देने की तरफ जाते हैं, बाजुकात कोई एक फैमिली मेंबर काफ़ी स्ट्रांग होता है जो कि डिसीजन मेकिंग पावर भी रखता है, आप उसे भी लीडरशिप रोल दे सकते हैं। लेकिन विदाउट ट्रेनिंग फैमिली अगर लीडरशिप रोल लेगी तो वो इनेबलिंग का तो नहीं होगा, ज़्यादा प्रोवोकेशन की तरफ वो जाएगा। इनेबलिंग और प्रोवोकेशन में एक मजेदार बात यह भी है कि जरूरी नहीं कि जो बंदा प्रोवोक करता है वो ही इनेबल भी करेगा। बाजुकात कोई एक बंदा प्रोवोक कर रहा होता है तो उसकी कंपनसेशन कोई और पार्टी कर रही होती है। इनेबलिंग कहीं और से हो रही होती है, प्रोवोकेशन बाजुकात कहीं और से हो रही होती है। बाजुकात सेम बंदा ही ये रोल जो है वो अडॉप्ट करता है। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू गुजर कर ये एक्सेप्टेंस लेकर के ये जो मसला हमारे घर में है ये कोई बिगड़ा हुआ शख्स नहीं है, ये कोई बुरा शख्स नहीं है, बल्कि ये एक बीमार शख्स है जिसको इलाज की ज़रूरत है। और जब फैमिली इलाजगा से रब्ता करेगी और फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, तो फिर वो इस पोजीशन में आते हैं कि वो अपने पेशेंट को लीड कर सकें। जब तक फैमिली लीडरशिप पोजीशन में नहीं आती, ये सिर्फ अखज़ करना कि ये एक दिन खुद ही किसी न किसी डॉक्टर के पास चला जाएगा, तो ये दिन शायद कभी भी फैमिलीज़ को ना देखने को मिले। फैमिली साल हर साल इंतज़ार करती हैं कि ये किसी दिन आंख खोलेगा, इसको किसी दिन शर्म आएगी, इसको किसी दिन तकलीफ पहुंचेगी, तो फिर ये सिलसिला जो है इलाज का शुरू होगा। जब तक फैमिली इनेबल करती रहेगी, प्रोवोक करती रहेगी, वो दिन कभी भी ज़िंदगी में नहीं आएगा। फैमिली को किसी न किसी जगह से हेल्प लेकर ऐसे रवैयों को सीखने की ज़रूरत है जिससे उनका पेशेंट जो है उसके अंदर ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर्स जो हैं वो जन्म ले सकें, और फिर उन ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर के थ्रू वो आपसे हेल्प के लिए मांगे आपसे मदद, और फिर फैमिली उसको मदद जो है वो फ्राहम करे, और वो मदद कोई इलाज है। ये एक वाहिद उसका सलूशन है कि उस बीमारी का कोई ना कोई इलाज होने की ज़रूरत है। वो मदद या सलूशन जो है वो कोई नई गाड़ी नहीं है, वो कोई शादी नहीं है, वो कोई हज या उम्रा नहीं है, वो कोई बिजनेस नया शुरू करवा देना नहीं है। वो जो मदद है वो इलाज है। और अगर ये मदद आपका पेशेंट तभी एक्सेप्ट करने की तरफ जाएगा जब उसके अंदर ये चाह होगी कि मैं तकलीफ में हूँ और मुझे उस तकलीफ में से निकलना जो है ज़रूरी है। और ये तकलीफ तभी उसको फील होगी जब तक फैमिली जो है वो अपने इनेबलिंग और प्रोवोकेशन रवैयों से अपना हाथ पीछे नहीं खींचती, डिग्निटी को सामने रखते हुए पेशेंट के साथ बातचीत करती है, इज्जत एहतराम से बातचीत करती है, लेकिन जो ना मानने वाली बातें हैं वो मानने से इनकार करती है। फैमिली को एक पेज पे होना चाहिए, फैमिली को एक सफ़े पे होना चाहिए, फैमिली को क्लियर कट गोल्स होने चाहिए, और फिर जाके ये सारे मिलके जैसे एक टीम एफर्ट होती है, जैसे एक टीम एफर्ट है। और फैमिली का पहला गोल नशा छुड़वाना नहीं होना चाहिए। फैमिली घर में जितना काम करती है अपनी समझ बूझ के मुताबिक, उनका वाहिद गोल होता है कि ये नशा छोड़ दे। ये वाहिद अगर गोल हम रखेंगे तो इससे बात नहीं बनेगी। फैमिली का पहला गोल ये होना चाहिए कि वो अपनी एजुकेशन कहीं से हासिल करें, अपनी ट्रेनिंग के लिए कहीं पे जाएं। दूसरा फैमिली का गोल होना चाहिए कि इस मरीज को हम इलाज तक कैसे लेकर जाएं। तीसरा गोल होना चाहिए कि इलाज को अच्छे तरीके से हम कैसे मैनेज करें ताकि जो चीज़ें इसके सीखने की है ये सीखे, जो हमारे सीखने की है वो सीखे, और इसकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाए। चौथा गोल फैमिली का होना चाहिए कि ये अपने इलाज की कंटिन्यूएशन को बहाल रखे, कंटिन्यूटी के अंदर रहे, और फिर आगे चल के ये गोल कहीं पे होगा कि इसकी ज़िंदगी बेहतर होने की तरफ जाए। जब ज़िंदगी बेहतर होती नज़र आएगी, होने लगेगी, पेशेंट एफर्ट करना शुरू करेगा, तो फिर नशे जो है वो इस प्रोसेस के दरमियान कहीं पे पीछे रह जाएंगे। नशा छुड़वाना
अगर फैमिली अपना गोल रखेगी तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि पेशेंट घर पे नशा छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी इतनी मिजरेबल होती है कि वो नॉर्मल लाइफ के साथ चल नहीं सकते और दोबारा से नशे करते हैं, या फिर पूरी फैमिली को ज़िंदगी भर जो है वो तंग किए रखते हैं, क्योंकि उनसे एक जो प्यारी चीज़ है पेशेंट की, नशा, वो फैमिली ने छुड़वाया होता है। सो तकलीफ जो है वो वहीं पर रहेगी। सबसे पहले अपनी इस तकलीफ को रफा करने का कोई तदारुक जो है वो करने की ज़रूरत है कि प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं पे वो नशा भी फिर छोड़ने की तरफ चला जाए। ऐसा लग रहा है कि इस तरह के मरीज जो है वो तो नशा जो कर रहा है वो है, मगर इलाज के लिए ऐसा मुझे लगा जैसे आप फैमिली को ज़्यादा कह रही हैं कि उनको ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मिस रिदा ने भी आपसे कहा कि जब भी किसी घर के अंदर कोई नशे का मरीज होता है सो उसके नेगेटिव रवैये पूरी फैमिली पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरी फैमिली उस एक पेशेंट को मैनेज करने की जब कोशिशें करती है तो इन कोशिशों के दौरान वो बहुत सारी मनफी रवैये सीख लेती है। अगर कोई पेशेंट नशा छोड़ देता है और फैमिली अपने मनफी रवैये नहीं छोड़ती तो ये कोई लंबा आपको चलता सिलसिला नजर नहीं आएगा। कुछ दूर जाने के बाद पेशेंट दोबारा से नशों की तरफ वापस लौट आएगा। सो सबसे पहले फैमिली को अपने रवैये बेहतर बनाने की ज़रूरत है। फैमिली को ये सीखने की ज़रूरत है कि इज़्ज़त एहतराम के साथ बातचीत कैसे की जा सकती है, जो असल मुद्दा है उस पर स्टे कैसे किया जा सकता है और अपनी बात को अच्छे तरीके से कन्वे कैसे किया जा सकता है, और रिट घर के अंदर कैसे फैमिली अपनी एस्टेब्लिश करेगी ताकि पेशेंट फिर आगे चल के उनकी बातचीत जब मानने की तरफ आएगा तो फिर एक दिन फैमिली कहती है कि देखो भाई अब ये नशे नुशे साथ नहीं चल सकते, इसके बारे में ज़ीरो टॉलरेंस है, तो फिर वो उनकी बात को कंप्लाई करने की तरफ भी जाएगा। मुदाखलत इतनी आसान होती है जैसे इन्होंने शुरू में कहा। मिस आप बात करना चाह रही, मैं पूछना चाहूँगा इनके बाद कि मुदाखलत इतनी आसान होती है क्या? जो मरीज़ होता है वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में दखल दर माकूलात कर लो, वो कहता है ख़बरदार मैं तो बड़ा हो गया हूँ, पीछे हट जाओ। प्लीज़ यू गो अहेड। फैमिली एजुकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि ऐसे पेशेंट्स जो मोस्टली होते हैं एडिक्ट्स, जो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, बहुत थ्रेटनिंग पैटर्न्स यूज करते हैं, उनके साथ फिर वेस्ट में क्या डील करने की हो कि उनको ट्रीटमेंट में लाना ही सबसे मुश्किल होता है। अच्छा, तो कैसे लेके आए? पहली बात तो ये है कि सारे ही नशे के मरीज जो हैं वो काफी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कोई कोई नहीं होते, सारे ही होते हैं। आप समझ लें कि जितना नशा करने का दुरानिया है उतना मसाइल भी ज़्यादा बड़े होंगे। अगर कोई पेशेंट को 20 साल हो गए हैं नशा करते हुए, उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा मसाइल होंगे। अगर किसी को 5 साल हुए हैं तो उसकी ज़िंदगी में उससे थोड़े से कम होंगे, लेकिन मसाइल जो हैं वो होंगे। जहाँ तक ताल्लुक है कि फिर फैमिली ऐसा क्या करे जिससे पेशेंट जो है वो नशों को छोड़ने की तरफ जाए, तो फैमिली इनेबलिंग को छोड़ दे, प्रोवोकेशन को छोड़ दे और असर्टिव होना सीख ले। फैमिली फियर से ऑपरेट करने की बजाय लव से ऑपरेट करे, और ये तयशुदा हकीकत फैमिली को सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो अपने पेशेंट के ऊपर इतना इख्तियार रखते हैं कि उसे सही मदद की तरफ लेकर जा सकें। और ऐसा वो क्यों करेंगे? क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं। अच्छा, फैमिली को एक ये भी डिलेमा होता है कि शायद वो ही प्यार करते हैं, मरीज चूंकि नशे कर रहा होता है, बात नहीं मान रहा होता, तो उनका ख्याल होता है पेशेंट को उनसे कोई प्यार नहीं है। फैमिली को सबसे पहले ये यकीन भी रखने की ज़रूरत है कि जितना प्यार वो करते हैं उतना पेशेंट भी करता है, लेकिन वो उस प्यार को रिस्पॉन्स नहीं कर पाता जैसा वो चाहते हैं। फैमिली के पास एक जज्बात की ताकत नहीं होती, फैमिली के पास फाइनेंसेस होते हैं, पेशेंट के फैमिली के एसेट्स होते हैं। फैमिली को इन तमाम ताकतों को, और एक पावर ऑफ ग्रुप है फैमिली के पास के अब तमाम लोग जो हैं वो एक साइड पे हैं, पेशेंट एक साइड पे है। सो फैमिली को अपनी इन ताकतों को यूटिलाइज करना आना चाहिए। जब फैमिली सही अंदाज में इन ताकतों को इस्तेमाल करने की तरफ जाएगी तो फिर पेशेंट उनकी बात जो है मानने की तरफ आएगा और उनके पीछे पीछे चलना भी शुरू कर देगा, क्योंकि पेशेंट फैमिली के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। ज़्यादातर ये ख्याल किया जाता है, फैमिली ये सोचती है कि जब पेशेंट हमारा ये सोचेगा कि नशे उसकी ज़िंदगी में बड़ी गड़बड़ करेंगे तो वो छोड़ देगा। ये दिन ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा। फैमिली अगर बावर कराने में ये कामयाब हो जाती है कि देखो अब हम तुम्हें नशे करने नहीं देंगे, तो ये वो दिन है जिस दिन पेशेंट की काया पलटना शुरू करती है और वो बेहतरी के सफ़र पर चलना शुरू कर देता है। इसमें पंजाबी की एक मिसाल है, ज़रा सी लोगों को समझ नहीं आएगी मगर वो जिनको पंजाबी समझ आती है, ओ दिन डुब्बा जिस दिन कोड़ी चढ़िया कोबा। मतलब ये ऐसा है। हम क्योंकि अपने पेशेंट की डिग्निटी का बड़ा ख्याल रखते हैं तो कुब्बा नहीं कह सकते। कह नहीं सकते, मगर होता ये है कि हम बात माने या न माने, कहें या न कहें, जब कोई बहुत ज़्यादा देर नशा करता है तो उसकी जो स्पिरिट होती है, रूह, वो भी कुब्बी हो जाती है।
बहाली का मुदाखलत की मैंने बात की थी एक, हाँ जी। कि हम तो मुदाखलत की बात कर रहे हैं, मिस महाविश ने बात की, तो वो तो कहता है टच मी नॉट बशीरिया, मुदाखलत करके तो दिखाओ। उसमें मिस रिदा आपको बताती हैं कि मुदाखलत कैसे की जाए। जी मिस रिदा, सॉरी मिस माविश। मुदाखलत सिर्फ एक तरीके से नहीं होती है कि आप डायरेक्टली उसके पास चले जाओ और उसे कह दो कि हाँ भाई नशा छोड़ दो, वी डोंट वांट इट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन, या आप उनको डिफरेंट तरीके से इंटरवीन कर सकते हैं, लेकिन इसको भी मैं बहुत एलैबोरेट करूँगी। फर्स्ट जैसे मैम ने बात की है लव इज़ द इंटीग्रल टूल जिसे हम अपनी लव्ड वन को वापस लेके आ सकते हैं। वी डोंट हैव टू बी अग्रेसिव। यहाँ पे वो एक कोड भी है कि लव ओपन्स दोज डोर्स एंड दोज विंडोज विच वर नेवर देयर बिफोर। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड सिक लव। कि हमें इन दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप बिल्कुल इतना ही प्यार करना शुरू कर दो कि आप उसके हर रवैये को सपोर्ट करना शुरू कर दो जस्ट बिकॉज ही और शी इज़ योर सन, इज़ योर डॉटर और योर हस्बैंड और एनीबडी whom you love. So we need to love, we need to respect, and जैसे मैम ने कहा we need to be assertive. Now moving on to intervention. उसके लिए दो, एक तो ये लव का टूल जैसे डॉक्टर इजाज ने बात की कि उनकी स्पिरिट भी कुबी हो जाती है, दैट वाज द वर्ड यू यूज्ड। तो जब लव इट बिकम्स द हार्ट एंड सोल ऑफ द ट्रीटमेंट, जब आप मदाखलत बिल्कुल एक प्यारे तरीके से और एक असर्टिव वे में करते हो तो ना सिर्फ ये डिनाइल तोड़ देता है पेशेंट का, बल्कि पेशेंट की डिग्निटी को भी महफूज रखता है। सो बट 2 पॉइंट्स, आप इंटरवीन 2 तरह से कर सकते हो। आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, या जैसे मैं सुषमा हमारे पास इंटरवेंशनिस्ट स्पेशलिस्ट बैठी हैं, आप किसी स्पेशलिस्ट की मदद भी ले सकते हो। और स्पेशलिस्ट की मदद लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी गुड, बिकॉज एक तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, दूसरा एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, तीसरा आपकी सिक्योरिटी बरकरार रहेगी और एक प्रॉपर रोड मैप आपके सामने होगा कि किन किन तरीक़ों से आप इंटरवीन कर सकते हो। ना फर्स्ट एग्जाम्पल और फर्स्ट वे हाउ टू इंटरवीन, इट्स टू स्ट्रक्चर्ड फैमिली इंटरवेंशन, जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है और ये बहुत सक्सेसफुल भी होती है। अबाउट 85% इसका सक्सेस रेट होता है अगर हम ये वाली इंटरवेंशन यूज़ करें। बट बिफोर इंटरवीनिंग यू नीड टू प्रिपेयर। इतनी प्रेपरेशन कर लें कि आपको लगे कि यहाँ आई एम नाउ रेडी टू इंटरवीन इन दैट पर्टिकुलर लव्ड वन लाइफ। अब यहाँ पे आपको एक टीम मुकर्रर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप देखो कि कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जो इंटरवीन कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी फैमिली के सारे, जैसे आपके माँ बाप, आपके बहन भाई और आपके नाना बू या आपके नाना, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, एनीबडी इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल द गेम ऑफ इमोशंस, ठीक है। दूसरी आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि अगर तो आप अपने ओन पे कर रहे हो, डू हैव अ वेरी गुड इंसाइट अबाउट इंटरवेंशन, एंड इफ़ यू आर सीकिंग एन इंटरवेंशनिस्ट हेल्प, एटलीस्ट गो टू 3 और 4 इंटरवेंशनिस्ट जो आपको सूट करता है, जो आपकी फैमिली को सूट करता है, जो आपके मिजाज को सूट करता है, गेट दोज इंटरवेंशनिस्ट, ठीक है। तीसरा, सारे उन नेगेटिव बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करें, सारे उन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करें, जितने भी एनेबलिंग बिहेवियर्स आपकी तरफ से गए हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको लिस्ट डाउन कर लें। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, आपने जब स्ट्रक्चर्ड फैमिली इंटरवेंशन करना है, यू नीड टू राइट लेटर्स। जो इंसान उस टीम में है, जो मेंबर उस टीम में है, जैसे आपके बहन है, भाई है, आपके अम्मी हैं, अब्बू हैं, सारों ने अपने अपने लेटर्स लिखने हैं, ठीक है। लेटर्स, मैंने टॉक अबाउट लेटर्स, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, लव, ऑनेस्टी एंड होप फॉर द फ्यूचर। आप अपने लेटर में अपनी फीलिंग्स का इजहार करो कि किस तरह अगला पर्सन जो आपका लव वन है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यू कैन टॉक अबाउट सम गुड मेमोरीज, यू कैन टॉक अबाउट सम बैड मेमोरीज जिसने आपको इफेक्ट किया, विद अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग, साथ अपनी फीलिंग्स भी आप बताओ, एंड लास्ट आप कंक्लूड करो कि आपने क्या महसूस किया। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है, दैट इज़ द प्रिपेयरिंग फेज। मैं यहाँ पे मिस माविश की ये ऐड करूँगी कि मिस उस्मा जब हमें वैसे भी इंटरवेंशन की ट्रेनिंग देती है तो वो शी मेक्स श्योर कि हम ये चीज़ लर्न करें कि लेटर्स हमारे बिल्कुल इन अ सॉर्ट ऑफ अ परफेक्शन हो, कि बाय द टाइम दे आर प्रेजेंटेड टू द पेशेंट कि वो इतने अच्छा हो कि उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो।
तो इंटरवेंशन के लेटर्स को कभी भी इस चीज़ को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए कि इट्स ऑफ नो यूज, सम पीपल थिंक, सम फैमिलीज थिंक, बट इवेंचुअली व्हेन दे आर रिटन इन अ प्रॉपर वे एंड दे आर प्रेजेंटेड, तो उनका इम्पैक्ट कम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक मोर देन यू कैन इवन एक्सपेक्ट इट टू बी लाइक दैट। ये जो खत की बात करें, ये थेरेपिस्ट ने लिखना है या फैमिली ने लिखना है? फैमिली ने लिखना है, लेकिन इंटरवेंशनिस्ट लिखवाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस प्रोसेस को आसान कर देती हूँ। इंटरवेंशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है। इंटरवेंशन से बेसिकली मुराद ये है कि आप किसी की ज़िंदगी में पॉजिटिवली दखल कैसे देते हैं। हम यहाँ पे जो इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली कोई एक टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करके आप किसी भी मरीज को इलाज के लिए राज़ी करते हैं। ये है इंटरवेंशन की बात। जो फैमिली स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन की बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर्ड फैमिली इंटरवेंशन से मुराद है कि फैमिली एक ग्रुप के तौर पर मिलके कैसे अपने पेशेंट की ज़िंदगी में दखल दे कि वो इलाज के लिए अपनी रजामंदी का इजहार करे और इलाज में आ जाए उनके साथ उठकर घर से, जिसके लिए सारी की सारी फैमिली जो भी पार्टिसिपेट लोग करते हैं, अब उन्हें प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि घर में तमाम ही लोग किसी ना किसी वक्त पे उसको कह चुके होते हैं कि तुम इलाज में चले जाओ, तुम अपना कुछ कर लो, तुम अपने ही किसी मतलब के डॉक्टर के पास चले जाओ, मेरा कोई जानने वाला डॉक्टर है तुम उसके पास चले जाओ और अपना इस मसले का कुछ कर लो। लेकिन जब तमाम फैमिली मेंबर्स वन ऑन वन उनसे बातचीत करते हैं तो बातचीत में कोई कामयाबी नहीं मिलती। वो कोई ना कोई मरीज लारा लगा देता है उन्हें कि हाँ मैंने सोचा है, मुझे बस 2 दिन का वक्त दे, 2 दिन के बाद मैं कर लूंगा, हम मुझे बस 1 हफ्ते का टाइम दें, 1 हफ्ते के बाद मैं कर लूंगा। और उसका नजरिया ये होता है कि 1 हफ्ता वो दबाकर नशा करेगा और 1 हफ्ते के बाद आप भूल भाल जाएंगे, क्योंकि आप किसी जज्बाती कैफियत की वजह से उससे ये बातचीत करना चाह रहे होते हैं कि आपने नशा करते देख लिया होता है, या वो नशा करके घर आया होता है, या उसका झगड़ा किसी बहन भाई से होता है और आपको लगता है कि इस वक्त जरूरत है इसको ये बताने की कि इसको इलाज में जाना चाहिए। जब हम इंटरवेंशन की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके बुनियादी असूल ये हैं कि ये कोई एक सोचा समझा मंसूबा है जिसके तहत आप काम करके अपने मरीज को इलाज में दाखिले के लिए रजामंद करते हैं। अगर फर्ज करें ताज़ा घर में कोई लड़ाई हुई है तो फिर हम इंटरवेंशन को थोड़ा डिले कर देते हैं, कोई एक्सीडेंट उसका हुआ है तो फिर इंटरवेंशन को थोड़ा डिले कर देंगे, ताकि मरीज को ये फीलिंग ना आए कि ये कोई जज्बाती फैसला आपका। मरीज को ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये कोई सोचा समझा प्लान है जिसके तहत मुझसे आज आकर ये बात कर रहे हैं और ये सारे लोग बड़े सीरियस हैं। सीरियस से मुराद है कि ये इलाज को लेकर के सीरियस हैं, ये मेरी किसी वक्ती तकलीफ या मेरे किसी कुछ कहने से ये सीरियस नहीं हुए, ये अपनी कुछ वजूहात की बिना पे सीरियस हैं। अब जब हम इंटरवेंशन प्लान करते हैं या इस टूल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें एक टीम की ज़रूरत होती है, और उस टीम में ज़्यादातर हम लोग क्लोज्ड फैमिली मेंबर्स जो हैं उन्हें ऐड करते हैं, या कोई भी ऐसे लोग जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है हम उन्हें ऐड करेंगे। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, घर में फादर हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, मदर है उनका इन्फ्लुएंस है, जो वाइफ है वाइफ का इन्फ्लुएंस अपने हस्बैंड पे नहीं होता, और ख़ास तौर पे ऐसा हस्बैंड जो कि नशे की बीमारी का शिकार है लेकिन वाइफ का लिवरेज काफ़ी होता है। इसी तरह से बच्चे हैं, बच्चों का इमोशनल इन्फ्लुएंस काफ़ी होता है, बहन भाई हैं तो बहन भाइयों का लिवरेज काफ़ी होता है, फ्रेंड्स हैं तो उनका भी लिवरेज होता है। सो हम एक ऐसी टीम बिल्ड करते हैं जो कि 3 से 5 लोगों पर या 3 से 8 लोगों पर या 8 से ज़्यादा पे भी मुश्तमिल हो सकती है, लेकिन 3 से कम नहीं होने चाहिए। सो ये तमाम लोग जो हैं मिलकर उसमें एक हम देखते हैं कि इसमें कितने लोगों का इन्फ्लुएंस और कितने लोगों का लिवरेज है। सो उनको भी एक बैलेंस में रखकर टीम प्रिपेयर की जाती है, और सबसे पहले टीम को सिखाया जाता है कि आप जिस मसले को एड्रेस करना चाह रहे हैं ये मसला बीमारी है, बीमारी नशे की बीमारी है। नशे की बीमारी कैसे काम करती है, पेशेंट के अंदर कौन से रवैये आते हैं, फैमिली को इन तमाम मालूमात को पहले दिया जाता है ताकि वो जितना बेटर बीमारी को अंडरस्टैंड करेंगे उतना उनके लिए अपने मरीज के रवैयों को समझना आसान होगा। और जब फैमिली प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देती है कि आया है तो क्या कहेगा, सुबह उठेगा तो क्या बोलने की तरफ जाएगा, सुबह उठ के क्या वो नशा करता है या वो शाम को ही नशा करता है, यानी जितना मरीज प्रिडिक्टेबल होना शुरू हो जाए, और उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी की वजह ये होती है कि फैमिली डिजीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करती है, और उसके बाद फैमिली लेटर्स लिखती है, क्योंकि इंटरवेंशन में
ग्रुप जो है फैमिली मेंबर्स के ऊपर जो मबनी है वो अपने मरीज के साथ बातचीत करता है नशे की बीमारी के मसले के ऊपर, लेकिन ये सारा का सारा चूंकि कम्युनिकेशन है और जब आप किसी जज्बाती मसले के ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं तो बाज़-औक़ात आप ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो कि आप नहीं कहना चाहते, बाज़-औक़ात आप गुस्से में आ जाते हैं, बाज़-औक़ात आप रोने लगते हैं, बाज़-औक़ात आपसे बात नहीं हो पाती और आप उठकर चले जाते हैं, क्योंकि ये काफी जज्बाती मसला है जब आप अपने किसी प्यारे से नशे की बीमारी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। सो इसमें एडवाइस ये किया जाता है कि फैमिली ने जो भी बातचीत करनी है वो लिख कर करे, लिखकर वो उन तमाम चीजों को जो कि उस मरीज के नशे की वजह से उनकी जिंदगी में जो तकलीफें आई हैं वो उन्हें लिखते हैं, इवेंट्स की सूरत में अपने जज्बात का इजहार करते हैं कि ये जब हुआ उन्हें कितनी एम्बैरसमेंट हुई, उन्हें कितनी फिक्र हुई, उन्हें कितनी पशेमानी हुई, और साथ में फैमिली ये भी एक्सेप्ट करती है कि प्रीवियसली उन्होंने मरीज के साथ कौन सा बहुत अच्छा सा सलूक किया या बहुत बुरा सलूक किया, जो कि बेसिकली उसने मरीज को सपोर्ट करने की बजाय उसकी बीमारी को सपोर्ट किया। सो फैमिली एक्सेप्ट करती है उन लेटर्स के अंदर के जो भी उन्होंने किया वो गलत किया और अब ऐसा वो नहीं करेंगे तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे। फर्ज करें अगर पेशेंट नशा करके आता है तो फैमिली झगड़ा करने की बजाय अब क्या करेगी। सो जो भी रिमीडियल मेजर्स होते हैं, करेक्टिव मेजर्स हैं या करेक्टिव एक्शंस हैं, फैमिली वो भी लिखती है कि आइंदा अगर ऐसा सूरत हाल हमें दरपेश आएगी तो फिर हम ये चीज करने की तरफ जाएंगे, जिसमें फैमिली बाज़-औक़ात ये भी डिसीजन लेती है कि अब तुम्हें पैसे जो हैं वो मेरी तरफ से नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो पैसे मैं देता हूँ उससे आप नशा ही जाकर खरीदते हो और नशा आपकी जिंदगी बर्बाद करता है। सो मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जिससे आपकी जिंदगी में मजीद तकलीफ आए, तो पैसे आज के बाद आपको नशे के लिए नहीं मिलेंगे। इसी तरह से अगर पेशेंट गाड़ी इस्तेमाल करता है, फैमिली उसे बताती है लेटर्स में कि गाड़ी का इस्तेमाल चूंकि नशा खरीदने के लिए होता है, सो हम कोई ऐसा टूल नहीं बनना चाहते जो कि नशे को सपोर्ट करे, सो हम ये भी सहूलत आपसे विड्रॉ करने की तरफ जाएंगे। सो फैमिली जब लिख लेती है तो एंड पे फैमिली ये भी हर लेटर के एंड पे लिखती है कि अब आप चाहते क्या हैं उससे। आप चाहते हैं कि क्योंकि आपका हमारा प्यार का ताल्लुक है, आप मेरे भाई हैं या आप मेरी बहन हैं या आप वाइफ हैं या हस्बैंड हैं या पेरेंट्स हैं, सो मैं चाहता हूं कि आप इलाज में जाएं और इलाज भी वो जो हमने सबने मिलकर आपके लिए तजवीज़ किया है और उनके पास हम जाते हैं, उनसे हम चीज़ें सीखते हैं और हमने सीखा है कि बेसिकली आप मसला नहीं है बल्कि नशे की बीमारी कोई मसला है जिसमें हम तमाम लोगों को मिलकर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है और इसमें आपका कोऑपरेशन हमें चाहिए। सो फैमिली ये तमाम बातचीत जब लिखी हुई लेती है और उसे पढ़ती है और इसमें कोई भी ऐसी चीज वो नहीं यूज करते जो कि पेशेंट को बुरा लगे, कोई वर्ड जो कि प्रोवोक कर सके, जो कि गुस्सा दिला सके उसको या उसको कोई लिवरेज वो लेने की तरफ जा सके। सो उन तमाम चीजों को काउंसलर का काम है कि उन लेटर्स में से निकालना ताकि पेशेंट की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए वो नशे के मसले के ऊपर उससे बातचीत कर सके पूरे इज्जत एहतराम के साथ। सो फैमिली ग्रुप फॉर्म करती है। जब ये तमाम लेटर्स लिखे जाते हैं तो फिर फैमिली वेन्यू डिसाइड करती है कि जगह कौन सी होगी जहां पर इंटरवीन किया जाएगा, टाइम क्या होगा जिस टाइम पे इंटरवीन किया जाएगा और ये तमाम इंतजाम कैसे होंगे। और इस पूरे प्रोसेस का पेशेंट को पता नहीं होना चाहिए क्योंकि इंटरवेंशन में एक सरप्राइज एलिमेंट जो है वो भी मेंटेन रखने की जरूरत है। अगर आपके पेशेंट को पहले से ही पता है कि आप किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं और आप उससे इंटरवेंशन सीख रहे हैं और आप कोई लेटर लिख रहे हैं जो आप उस दिन पढ़ेंगे, तो वो अपने रिस्पॉन्स पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देगा और वो उस टाइम पे मौजूद नहीं होगा जिस टाइम पे आप तमाम लोगों ने प्लानिंग की है इंटरवेंशन करने की। सो तमाम जब प्रोसेस हो जाता है तो फिर आप ज्यादातर मॉर्निंग का टाइम हम इस्तेमाल करते हैं इंटरवेंशन के लिए, जब मरीज सुबह सोकर उठता है और अभी नशा उसने नहीं किया होता। आपने एक ऐसी विंडो चूज करनी होती है पेशेंट तक ये तमाम बातें पहुंचाने की जिसमें अभी वो अंडर द इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर पेशेंट अंडर द इन्फ्लुएंस है तो फिर आप इंटरवेंशन नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट अंडर द इन्फ्लुएंस से मुराद ये है कि ब्रेन जो है उसका वो रिसीवेबल नहीं है, चीजों को लेने के लिए नहीं है राइट नाउ अपने ड्रग्स की वजह से कि जो बात आप कर रहे हैं उसका वो कोई लॉजिकली आपको जवाब देने की तरफ जा सके। सो आप ऐसी विंडो चूज करते हैं जिसमें पेशेंट ने नशा ना किया हो और आप ये तमाम बातचीत जो है उस पेशेंट तक कन्वे करते हैं और इस सारे प्रोसेस के दरमियान पेशेंट को बोलने की इजाजत नहीं होती। और इस चीज को मेंटेन कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा करेगा, वो फादर हो सकता है जो कि पहले जाके मीटिंग को ओपन करते हैं और कहते हैं कि देखो हम सारे लोग आपसे बात करने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि आपका जो भी डिसीजन हो वो हम आखिर में सुनेंगे, हम जो बात करना चाहते हैं आप हमें करने दीजिएगा,
हम जबरदस्ती आप पे कोई फैसला थोपना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारी बातचीत सुन ले जो हम करने आए हैं। सो जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है या मॉडरेटर है, उसका काम है कि वो मेंटेन रखे कि पेशेंट बातचीत ना करे, पेशेंट उठकर ना जाए। अगर उठ के जाने की कोशिश करता है तो कोई 2 लोग पहले से नॉमिनेट होते हैं कि आप फिर इसको संभाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से वापस लाकर दोबारा से उसकी सीट पे बिठाएंगे, और ये सारा प्रोसेस फैमिली करती है। जब फैमिली के हाथ में पेशेंट लेटर देखता है तो सबसे पहले उसको ख्याल आता है कि ये कोई सीरियस काम है, ये फैमिली तैयारी के साथ आई है, ये कोई अब्रप्टली अचानक उठकर नहीं आ गई। और पहली कोशिश उसकी ये होती है कि आप बातचीत ना करें, लेकिन जब आप इज्जत एहतराम के साथ बातचीत उसके साथ करते हैं तो वो फिर आपकी बात को सुनने की तरफ जाता है। वंस लेटर पढ़ना फैमिली शुरू करती है तो चूंकि ये काफी जज्बाती बातचीत होती है जो कि पेशेंट को भी इफेक्ट जज्बाती तौर पे करती है। फर्ज करें अगर माँ अपनी तकलीफ का इजहार कर रही है या अच्छी मेमोरीज उसके साथ शेयर कर रही है तो पेशेंट के लिए अब उठकर निकलना वहां से मुमकिन नहीं रहता। सो वो उसी लेटर्स के जो इमोशनल असर है उसके तहत वो तमाम लेटर्स को 1 बाय 1 सुनता है। और बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि आधे लेटर पढ़े हैं तो मरीज कहता है कि अच्छा आप मुझे ले चलें जिधर आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन आप उस प्रोसेस को बीच में नहीं छोड़ते। आप कहते हैं कि आप पहले बातचीत सुन ले सबकी, हम जो करना चाहते हैं, फिर एंड पे आपको पूरा मौका दिया जाएगा। जो आप बात करना चाहेंगे हम सारे मौजूद हैं, हम सारे बैठ के आपकी बात सुनने की तरफ जाएंगे। सो जब सारी फैमिली लेटर्स को 1 बाय 1 रीड कर लेती है और फिर जो एक बंदा नॉमिनेट होता है वो उससे पूछता है कि हम सब अब ये चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ इलाज में चलें, और इलाज हमने आपके लिए कोई देखा हुआ है, फलां डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, हम चाहते हैं आप चलकर मिल लें। तो पेशेंट 1-2 ऑब्जेक्शन रेज करता है। ऑब्जेक्शन ये होते हैं कि मेरा बिजनेस का ख्याल कौन रखेगा, मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा, और ऐसे तमाम जो ऑब्जेक्शंस आपका पेशेंट कर सकता है आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं अपने आप को। और प्रिपरेशन सिर्फ आपने वर्बल नहीं करनी होती, बल्कि अगर आपको कोई इंतजामात करने पड़ते हैं कि बच्चों के लुक आफ्टर के लिए कोई बंदा वहां पे घर में रखना पड़ता है तो आप उसका भी इंतजाम पहले से करते हैं। और पेशेंट को आप बताते हैं कि इन तमाम चीजों पे हमने पहले सॉर्ट आउट कर लिया है, ये उसका हल है, और वो हल ऐसा होना चाहिए जिससे आपका पेशेंट मुतमईन होने की तरफ जाए। सो फिर आप कहते हैं कि आप इलाज में चलें, और ज्यादातर पेशेंट जो है वो उठकर इलाज में फिर आ जाते हैं। सो ये एक टेक्निक है इंटरवेंशन की जो हम सिर्फ मरीज को इलाज में दाखिले के लिए राजी करने के लिए करते हैं। और वंस मरीज उनका एडमिट हो जाता है इलाज में, चाहे वो इंडोर इलाज है या आउटडोर इलाज है, तो उसके बाद फिर फैमिली भी ट्रीटमेंट के अंदर उसी तरह पार्टिसिपेट करती है जैसे पहले कर रही थी। और पेशेंट भी अब चूंकि इलाज में आ गया तो वो उससे भी बहुत सारी बातचीत जो काउंसलर करना चाह रहे होते हैं डिजीज के हवाले से वो उससे करते हैं, मैनेजमेंट सिखाते हैं, एंड दैट इज हाउ इट गोज। 2 सवाल इस पे मैं फ्लोर करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि इसमें बहुत सा बैगेज इन्वॉल्व होता है, बहुत सी याददाश्तें ऐसी होती हैं जो अच्छी और बुरी होती हैं। मैं चाहूँगा कि फैमिली पर उसका क्या असर पड़ता है और मरीज पर उसका क्या असर पड़ता है, 1। नंबर 2, ये आपने फरमाया है कि वो इलाज तक लाने के लिए ये इंटरवेंशन या ये लेटर प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। कई मरतबा अगर वो इलाज में अपनी मर्जी के बगैर आ गया, मसलन इंडोर इलाज में आ गया, तो क्या उसके बाद भी आने के बाद भी उसको ये लेटर्स प्रेजेंट किए जा सकते? पहला सवाल आपका है कि जो इमोशनल बैगेज होता है फैमिली का, लेटर राइटिंग के प्रोसेस में बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि फैमिली रोना शुरू कर देते हैं, फैमिली मेंबर्स उन गुड मेमोरीज को चेरिश करते हैं। और एक मैंने चीज़ सारी ही फैमिलीज में देखी है जब भी मुझे इंटरवेंशन पे काम करने का मौका मिलता है कि फैमिली ज़रूर कहती हैं कि तस्वीर ला के अपने पेशेंट की दिखाएंगे और कहेंगे कि आप ये देखें, ये ऐसा शख्स था, ये दिखने में ऐसा लगता था पहले, नशों से पहले, इसके अंदर ये क्वालिटीज थी जो कि अच्छी होती हैं, जो पॉजिटिव हैं। तो मैं उन्हें हमेशा ही कहती हूँ कि आप अगर मुझे पिक्चर ना भी दिखाएं तो मैं एज्यूम कर सकती हूँ कि वो एक अच्छा इंसान है, क्योंकि हम इसी अजम्पशन के साथ नशे की बीमारी का इलाज शुरू करते हैं कि जो नशे के मरीज हैं वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, अच्छी शख्सियत के मालिक होते हैं, इंटरेस्टिंग उनकी शख्सियत होती है, वो घर भर में तमाम लोगों की अटेंशन ड्रॉ करते हैं, ज़हीन लोग होते हैं, सो बड़ी शरारतें भी वो करते हैं लेकिन पॉजिटिव उनकी एनर्जी होती है। लेकिन जैसे जैसे नशे उनकी ज़िंदगी में आते हैं उनकी असल शख्सियत मसख हो जाती है और फिर एक नशे की बीमारी की शख्सियत जो है वो बज़ाहिर नज़र आती है। जब नशे की बीमारी की शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता इलाज के दौरान पीछे चली जाती है तो फिर उसकी ओरिजिनल जो पर्सनैलिटी है वो दोबारा से उसके कलर्स जो है वो आपको नज़र आने लगते हैं।
इमोशनल बैगेज फैमिली लेटर राइटिंग के दौरान उसको मैनेज करना सीखती है। फिर जो काउंसलिंग उन्हें मिल रही होती है कि जब वो बार बार बीमारी के बारे में जानते हैं, खुद किताबों से वो पढ़ते हैं, इंटरनेट पे जाके वो गूगल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर खाने 10 से 15% ये बात बैठना शुरू हो जाती है कि हाँ ये बुरा शख्स नहीं है, ये बीमार है। वंस फैमिली ये एक्सेप्ट कर ले तो फैमिली के रवैये ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि अच्छा जो वो धमकियां दे रहे थे उन्हें नहीं देनी चाहिए थी, और उन्होंने बजाय इसके कि उसकी तकलीफ में जो है उसकी तकलीफ को कुछ रफा करें, वो तो और तकलीफ उसको देने की तरफ जा रहे थे। सो ये इमोशनल बैगेज आप यूं मैनेज करते हैं थ्रू द प्रोसेस, और ये प्रोसेस कोई 2-4 दिन का नहीं होता, इट टेक्स मंथ, बाजुकात या 1 मंथ मिनिमम चाहिए होता है आपको इस सारे प्रोसेस में। सो एक माह जब रोज फैमिली काउंसलिंग में आ रही होती है और नई नई चीजों को लर्न कर रही होती है, अपने रवैयों को भी मैनेज कर रही होती है, तो बहुत सारी चेंजेस घर में इस एक माह के अंदर भी आती हैं जो कि पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि फैमिली अब लड़ती झगड़ती नहीं फैमिली। और बाजुकात पेशेंट जो है वो फैमिली को फीडबैक भी देता है कि अब आप अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि फैमिली के रवैये बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। अब फैमिली बिला वजह बार बार फोन नहीं कर रही होती, फैमिली उसको डांट डपट नहीं कर रही होती, सो उसको लग रहा होता है कि चीजें थोड़ी बेहतर हैं। दूसरा जो आपका सवाल है कि कई दफा तो इलाज से पहले का आप बताएं। हाँ, दूसरा एक सवाल है कि इंटरवेंशन जो फैमिली स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन है ये इलाज में दाखिले के लिए किया जाता है। बाजुकात अगर इलाज में दाखिले के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया गया तो फिर दाखिले के बाद आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बुनियादी मकसद इसका डिनाइल ब्रेक करना है जो पेशेंट के अंदर होता है कि वो इसको बीमारी नहीं समझ रहा होता, वो समझ रहा होता है कि अभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और नशे वो भी कर सकता है, अभी उसको उसके हालात इजाजत देते हैं। सो एक तो फैमिली ये एलेबोरेट करती है, इस्टेब्लिश करती है लेटर्स के थ्रू के हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। दूसरी एक चीज है कि फैमिली रेस्क्यू जब नहीं करती तो हालात खराब दिन ब दिन जो है वो होते ही चले जाते हैं। इंटरवेंशन ये एक जो टेक्निक जिस पे हमने बात की, इसके अलावा और भी काफी सारी टेक्निक्स हैं जो कि इलाज में आने के बाद आप इस्तेमाल करने की तरफ जाते हैं, जिसे हम प्रोसेस इंटरवेंशन कहते हैं। प्रोसेस इंटरवेंशन से मुराद है कि फैमिली ऐसे बिहेवियर सीखती है जो कि अल्टरनेटिव्स होते हैं, नैगिंग के, प्लीडिंग के, थ्रेट्स के। अल्टरनेटिव्स पॉजिटिव क्या है? फैमिली बातचीत करना सीखती है, फैमिली जो इम्पोर्टेंट बातचीत है उसको अच्छे तरीके से कैसे दूसरे तक पहुंचाना है, जिसको हम क्रूशल बातचीत कहते हैं, फैमिली वो भी करना सीखती है। फैमिली असर्टिवनेस सीखती है। इसके अलावा फैमिली इलाज के प्रोसेस के दौरान अपनी पेशेंट पे रिट भी एस्टेब्लिश करना सीखती है, और ये कोई एक फैमिली मेंबर नहीं कर रहा होता, इसमें पूरी की पूरी टीम जो है वो इन्वॉल्व होती है। सो इसका मतलब है कि जब भी नशे की बीमारी का इलाज होता है तो सिर्फ मरीज ही सेहतमंद नहीं होता, बल्कि फैमिली भी पूरी की पूरी जो है वो बेहतर रवैयों की तरफ, बेहतर सेहत की तरफ जा रही होती है। सो इट्स एन ऑल टुगेदर चेंज कि पूरी की पूरी फैमिली बेहतरी की तरफ जो है वो माइल होती है। सो इलाज के बाद भी इसको किया जा सकता है, और बाजुकात पेशेंट घर भी चला जाता है इलाज करवा के। अगर कहीं पे जरूरत है दोबारा से किसी ऐसे मौजू पे बातचीत करने की तो आप तब भी फैमिली इंटरवेंशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेस इंटरवेंशन एक ऐसी चीज है जो कि काफी अरसा फिर साथ चलती है, तब तक जब तक कि वो रवैये लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बन जाते, पेशेंट उन तमाम चीजों को मान नहीं लेता जो भी फैमिली जिन जिन रवैयों पे बात करना चाह रही होती हैं, जो बेसिकली ड्रग्स तो नहीं होते बट ड्रग्स से एसोसिएटेड रवैये होते हैं, जैसे झूठ बोलना, झगड़ा करना, रातों को देर तक बाहर रहना और अकेले नशे वाले दोस्तों के साथ घूमना फिरना। सो इस तरह से फैमिली 1 बाय 1 इन तमाम चीजों पे बात करती है। सो प्रोसेस इंटरवेंशन पे काम जो है वो कंटिन्यूटी में रहता है जब तक एक नया लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं हो जाता, और वो ऐसे रवैये होते हैं जो कि फैमिली को लगता है कि ये हमारा पार्ट एंड पार्सल है ना, ये अब हमारी जात का एक हिस्सा है। सो पेशेंट के अंदर भी वही रवैये जब आपको नजर आते हैं तो तब तक ये चलता रहता है सिलसिला। मैम, और इसके लिए बहुत पेशेंस और बहुत डेडिकेशन की भी जरूरत होती है व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसेस इंटरवेंशन। अच्छा, बहुत सारी फैमिलीज ये सवाल करती हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। मुझे 20 साल हो गए इस सारे सिलसिले के अंदर। मुश्किल ये इतना नहीं है, सीखने की जरूरत है। जो काम आपको नहीं आता वो आपको मुश्किल ही लगता है। जिस बंदे को चाय बनानी नहीं आती उसको चाय बनाना भी बहुत मुश्किल लगता है, जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती गाड़ी चलाना मुश्किल लगता है। ये मुश्किल नहीं है, आप इसको सीख लें। ये आपसे तसलसल मांगता है कि ये थोड़ा लंबा काम है, इस वजह से भी थोड़ा आपको मुश्किल लगता है। मुश्किल है कोई नहीं, अगर आप सीख लें अच्छे तरीके से और थोड़ा सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ आप इसको कम से कम 2 साल आगे
विजुलाइज करें कि मुझे 2 साल तक इन सारे प्रोसेसेस में रहना है, इन चीज़ों को करना है। अल्टीमेटली जब मेरे पेशेंट की ज़िंदगी संवरती हुई नज़र आएगी, जब वो किसी जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर देगा, जब वो सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव पर्सन बन जाएगा, तो फिर मैं इसको इंडिपेंडेंट इसके हालों पे छोड़ सकती हूँ। सो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन मुश्किल नहीं, सीख लें, आसान कर लें अपने लिए, इस्तकामत के साथ चलें और थोड़ा सब्र आजमा है कि आपको बाज़-औक़ात मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। मुश्किल वो इसलिए नहीं होते कि आप कर नहीं सकते, मुश्किल वो इसलिए होते हैं कि वो आपके दिल पे गिरा गुजरते हैं। आपके लिए अपने जज्बात को मैनेज करना बाज़-औक़ात मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप अपने बच्चे की बेहतरी के लिए या अपने प्यारे की बेहतरी के लिए जब वो फैसले करते हैं तो उसका समर ना सिर्फ आपका मरीज उठाता है बल्कि पूरा घर जो है वो उसके समर से लुत्फानंदोज होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है वो है क्राइसिस इंटरवेंशन, कि जब भी आपका लव्ड वन अपने ही नशे की वजह से किसी क्राइसिस में आ जाए, फॉर मुझे ऐसा एग्जांपल लगता है कि ये बजाते खुद जो है एक और नशिस्त इस पे होनी चाहिए, जो Sure, क्राइसिस sir. इंटरवेंशन की आप बात कर रही हैं। जी। क्योंकि इंटरवेंशन जो है आज ज़्यादातर तो आपने प्रोसेस इंटरवेंशन प्रोसेस की इंटरवेंशन बात एंड की, स्ट्रक्चर्ड फैमिली इंटरवेंशन की बात। तो मेरा ख्याल है कि आज जो है हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी भारी भरकम सब्जेक्ट था और इस पे काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू भी हुई। वैसे अगर कोई क्विक क्वेश्चंस जो हैं 1-2 हो जाए जस्ट बिफोर वी रैप अप द प्रोग्राम, अदरवाइज वी कैन जस्ट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। मुझे लगता है काफ़ी डेज हो गए हैं, काफ़ी जो है लोग आप गुफ्तगू सुन के जो है। जैसे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इंटरवेंशन बेसिकली वो मेथडोलॉजी है जो फैमिली को सीखने की ज़रूरत है कि अपनी एनर्जीज़ को वैसे इधर उधर वेस्ट मत करें, राइट वे में अपने लव्ड वन के साथ इस्लाह के लिए बात करना। और वो ये मेथडोलॉजी अगर वो लर्न कर जाते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड है चाहे वो प्रोसेस है, कि कैसे प्रॉब्लम पे बात की जाती है और पर्सन के साथ अपने लव को, रिस्पेक्ट को ब्रेक किए बगैर, तो ये इनफैक्ट बल्कि मैडम उस्मा, आई एम सॉरी शुमाइला, आई हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ मिक्सिंग अप। मुझे लगता है आपको मिस शुमाइला से बाद में सेशन लेना चाहिए वर्किंग मेमोरी के ऊपर। यस, मुझे लगता है कि मुझे से अपने जो भी प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर कुछ बैच ये मुझे चाहिए, मुझे है ज़रूरत, मुझे भी चाहिए। और मैं ये बात कहना चाह रहा था कि while this, तो I've lost the question. I'm just telling this phenomena कि it is a methodology जिसको intervention कहा जाता है, और ये सिर्फ लव्ड वन या एडिक्शन की प्रॉब्लम के साथ नहीं, ये सारी जगहों पर जहाँ पर रिलेशनशिप है वहाँ पर एक बेस्ट टूल है कि अपनी लव्ड वन की प्रॉब्लम और उसकी ट्रू पर्सनालिटी को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, कि आप उसके साथ प्यार में, रिस्पेक्ट में कमी लाए बगैर उसको कैसे बता सकते हैं कि नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रॉब्लम। एक बड़ा कॉमन सा बिहेवियर हम तमाम लोगों के अंदर होता है कि हम दूसरों की ज़िंदगी में जब भी कुछ गड़बड़ देखते हैं तो हम बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई मशवरा ज़रूर देने की तरफ जाते हैं। ये भी बेसिकली हम इंटरवीन करना चाह रहे होते हैं कि अगर किसी लड़की ने लिपस्टिक लगाई है और वो कलर मुझे पसंद नहीं आया तो मेरा दिल ये ज़रूर चाहेगा कि मैं ऐसे कहूँ कि ये सूट नहीं करती या करती है सूट। इसी तरह से कपड़े कैसे होने चाहिए, दुपट्टा कैसा होना चाहिए, बातचीत कैसे करनी चाहिए, खड़े कैसे होना चाहिए, बैठे कैसे होना चाहिए। इसी तरह से जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको बाज़-औक़ात दिल चाहता है कि उनका कभी कान पकड़ के उन्हें बताएं कि फ़लाँ काम कैसे करें, कभी टांग मरोड़ के बताएं, कभी बाजू मरोड़ के बताएं। तो ये हम तमाम लोगों की ख्वाहिशात होती हैं कि इंटरफेयर करते रहना है, दुरुस्त करते रहने की कोशिश करना है, जबकि इंटरफेरेंस की बजाय अगर हम मुदाखलत बराए इस्लाह की तरफ जाएं, इंटरवीन लोगों की ज़िंदगियों में करने की तरफ जाएं, तो उससे कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। और इंटरवीन करने से मुराद है कि रिस्पेक्टफुली आप बात कर दें और इज़्ज़त एहतराम अपना भी मलहूज़े हाथ रखें, दूसरे का भी मलहूज़े हाथ रखें। और अगर कोई आपकी बात सुन लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनता तो फिर रंज ना करें, फिर अना का मसला ना बनाएं, फिर आप पीछे हट जाएं। क्योंकि अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में आप कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं, आपके ख्याल में हो सकता है उसको इस बेहतरी की ज़रूरत ना हो, और अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत है तो फिर अगर आपकी बात नहीं मानेगा तो कहीं और आगे दोबारा से फिर गिरेगा। जब गिरेगा, ठोकर खाएगा, तो बाज़-औक़ात संभलने का मौका मिलेगा। लेकिन जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो फिर उसमें ऐसी सहूलत दस्तयाब नहीं है कि आप किसी को मौका देते चले जाएं कि वो ठोकर खाए, गिरे और अपनी ज़िंदगी को फिर बेहतर करने की बात करे। ये जो प्रोसेस है फिर ये फैमिली को इनिशिएट करना पड़ता है,
और इस नीयत के साथ करना पड़ता है कि ये कोई उनकी जिम्मेदारी है बतौर फैमिली मेंबर कि जब आपका कोई एक प्यारा तकलीफ में होता है और वो इलाज में नहीं जाना चाहता तो आप कैसे आगे बढ़कर उससे बात करते हैं और उसको इलाज के लिए राजी करते हैं। इंटरवेंशन का जो प्रोसेस है या हम जिस मेथोडोलॉजी की बात करते हैं ये बज़ाहिर तो इसको ड्रग एडिक्शन के लिए ही बनाया गया, लेकिन देखने में नजर आता है कि अगर आपका कोई प्यारा डायबिटीज का पेशेंट है और वो मीठा बहुत खाने का शौकीन है और मीठे से पीछे नहीं हटता, इलाज में नहीं जाता, तो आप इंटरवेंशन कर कर उसको इलाज में लेकर जा सकते हैं। इसी तरह बाज़-औक़ात हमारे घर में बड़े होते हैं जिन्हें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होते, ना वो अपने टेस्ट करवा रहे होते हैं, तो तब भी आप फैमिली मेंबर मिलकर लेटर्स के थ्रू उनकी जिंदगी में इंटरवीन पॉजिटिवली करते हैं और उन्हें उस इलाज के लिए राजी करते हैं जिस इलाज की उन्हें ज़रूरत होती है। बिल्कुल समझ आ गई मुझे, और मुझे ये भी अंदाज़ा हो गया कि वहाँ पे इंटरवेंशन बनती है जहाँ पे कोई हमारा लव्ड वन हो। हाँ। और लेटर वहाँ नहीं लिखने चाहिए जहाँ पे कोई जिसको अभी लव्ड वन बनाना है वहाँ नहीं लिखना चाहिए। Sir, I would like to add one thing, that every life, every soul on this earth has a purpose, which in case of addiction just be there under that folds of addiction, कि उस addiction के folds के नीचे कहीं वो life का purpose होता है, and that could be unfolded just through the intervention process, just through properly intervening in that person's life. So that is it. अच्छा जी, मैंने नाम भी याद कर लिए। शुमाइला बतूल साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, और साजिदा अनवर का कोई शुक्रिया नहीं क्योंकि उन्होंने कब बात सर मैं करने लगी नहीं, अब जस्ट 1 मिनट ये आपने काट देनी है बात। हाँ। अच्छा 1 मिनट कर लीजिए ताकि आपका हिस्सा पड़ जाए। सर मैं यही बात करना चाह रही थी कि इंटरवेंशन लेटर बेसिकली असर्टिव और इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल होते हैं फैमिली के लिए, जो कि उनकी फीलिंग्स को एक फिल्टर आउट करके और बड़े प्रॉपर वे में जो है कन्वे करने का एक जरिया जो है वो बनते हैं। डेफिनेटली इसमें एक इंटरवेंशनिस्ट, प्रोफेशनल इंटरवेंशनिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि फैमिली के बिहेवियर जैसे हम बहुत डिटेल में मिस रिदा ने भी बताया कि फैमिली कभी बर्न आउट होकर बात कर रही होती है, कभी एंगर के थ्रू बात कर रही होती है, कभी इमोशनल होकर बात कर रही होती है। 1 मिनट बढ़ा दूंगा, स्लो डाउन। तो थैंक यू सर। तो उसमें जो है जब इस तरह, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रही होती और वो एडिक्ट या लव वन जो है वो थक चुका होता है उस वे ऑफ कम्युनिकेशन से, वो आ तो रही होती है मालूमात या इन्फॉर्मेशन, लेकिन प्रोसेस नहीं हो रही होती, उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा होता। तो इंटरवेंशन लेटर बेसिकली जो है एक बहुत इफेक्टिव टूल है जो हमने सीखा, देखा, और बल्कि हमने सक्सेस स्टोरीज में इसको सक्सेसफुल होते भी देखा है एडिक्शन जो एडिक्ट्स हैं उनकी रिकवरी में। सो ये बहुत एक अच्छा और बेहतरीन टूल है। लेकिन इसके अलावा फैमिली स्ट्रक्चर प्रोसेस और क्राइसिस इंटरवेंशन के अलावा मेडिकल और वर्क प्लेस इंटरवेंशन भी हो सकती है, जिसको हम थोड़ा डिटेल में जो है अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है वो बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। साजिदा, और उन्होंने अपने 1 मिनट का बहुत अच्छे से माशाल्लाह she summed it up so very well. Thank you, sir. very much. Thank you, sir. और मिस माविश, मिस रिदा and yourself, thank you very much. आपका बहुत शुक्रिया मैडम उज़मा, you have explained everything very comprehensively, and all the participants, thank you for being such nice silent listeners. Because you know, unless somebody is listening, you can't explain it. So आप सबका बहुत शुक्रिया, और वहाँ पे हमारे जितने भी इस वक्त देख रहे हैं लोग, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि ये जो हम बातें कर रहे थे, दे कैन बी लाइफ चेंजिंग। आप ये मत समझिएगा कि आप तन्हा हैं, अकेले हैं, कोई मदद आपको मुयस्सर नहीं। विलिंग वेज के फोरम से, सदाकत क्लिनिक के फोरम से कोई भी आपका प्यारा किसी भी मसले में है, जैसे कि मैडम ने अभी प्रोग्राम के एंड पे बताया कि ना सिर्फ नशे की बीमारी में बल्कि कोई भी क्रॉनिक इलनेस है, फिजिकल या मेंटल, तो आप हासिल कर सकते हैं मदद, और मदद हम हासिल करेंगे। कुछ इस तरह से ज़िंदगी को मैंने आसान कर दिया, कुछ को मैंने माफ़ कर दिया और कुछ से माफ़ी मांग ली। ये मैंने शेर नहीं था, मैंने उसको मिक्स कर दिया। सो समथिंग यू कैन डू, यू कैन ऑलवेज कम अराउंड एंड यू कैन टेक द थिंग्स अराउंड इफ यू एक्चुअली हैव फेथ एंड बिलीव, एंड नेवर लेट योर फेथ एंड बिलीव dwindle, never let it go down. We are always going to come back once again on the weekend. Till then, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you for being participants in this seminar. Allah Hafiz.